आप सबका दोस्त डॉक्टर अनुराग। आज इस सेशन में जो टॉपिक मैंने रखा है आप सबके सामने, वो स्लाइड है बीए मास्टर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। आप सब जानते हैं, हम सब सिर्फ एक संस्था से जुड़े हुए हैं जिसका नाम है टीएंस इंटरनेशनल, और हम सबका जो पर्पस है इससे जुड़ने का 100 इयर्स ऑफ हेल्दी लाइफ, 100 साल स्वस्थ जीवन, और साथ में जीविकोपार्जन, धनोपार्जन, अमीर बनने का। तो इस चीज को कैसे हासिल किया जा सकता है, इसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं कुछ जनरल चीजें बताता हूं कि इसमें जो दिक्कतें आती है वो क्यों आती है, और इस टॉपिक का नाम मैंने बीए मास्टर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग क्यों रखा है। अभी टीएंस कंपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी है, और अगर आप सबसे बड़ी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं तो आपका फ्यूचर सबसे बड़ा होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग डाउट में रहते हैं, कुछ लोग डिसअपॉइंट रहते हैं, कुछ लोग परेशान रहते हैं। टीएंस इंटरनेशनल के साथ जुड़ने के बावजूद भी ये सब चीजें क्यों होती है, उसका रीजन है क्योंकि आप डायरेक्ट सेलिंग जिस इंडस्ट्री के साथ आप जुड़े हुए हैं उस फील्ड में आप मास्टर बनने की कोशिश कभी नहीं करते। मैं आपको एक जनरल टेंडेंसी बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि हम लोग कभी इस बिजनेस को, बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी ऑफ पीपल इस बिजनेस को कभी मेन स्ट्रीम बिजनेस की तरह ले ही नहीं पाते। हम इस काम को वो इंपॉर्टेंस नहीं देते अपनी लाइफ में जो इम्पोर्टेंस इस काम को मिलनी चाहिए। तो आप देखेंगे एक नॉर्मल हाउसवाइफ भी होती है तो उसकी ख्वाहिश होती है, उसका सपना होता है कि उसके खाने की सब तारीफ करें, उसका खाना बहुत अच्छा बने। एक स्टूडेंट होता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि वो क्लास में टॉपर रहे। एक जॉब करने वाला बंदा रहता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि वो अपने ऑफिस में सबका लोकप्रिय रहे, बॉस का प्रिय रहे। एक टीचर होता है, उसका भी एक चाहत होती है कि सारे बच्चे उसको प्यार करें, सभी का वो फेवरेट टीचर हो। फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई विलन है तो उसको माना जाता है कि सबसे अच्छा विलन उसको माना जाए। जो एक्टर है वो बेस्ट एक्टर होना चाहता है, जो एक्ट्रेस है वो बेस्ट एक्ट्रेस होना चाहती है, जो डायरेक्टर है वो बेस्ट डायरेक्टर होना चाहता है। यानी जो भी अपने फील्ड में काम करता है वो अपने फील्ड का मास्टर या बेस्ट होना चाहता है। लेकिन हमारे यहाँ समस्या क्या है कि ज्यादातर लोग डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस से, टीएंस के इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से जुड़ तो जाते हैं, लेकिन वो जो चाहत, वो जो फायर आप में जगनी चाहिए कि मैं इस इंडस्ट्री में, मैं इस कंपनी में बेस्ट बनूं, वो नहीं आ पाती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम की वजह वही है। हम चाहते हैं कि इस कंपनी से के साथ काम करके हमें पैसा मिले, हम चाहते हैं कि इस कंपनी के साथ काम करके हम टूर भी क्वालिफाई कर लें, हम चाहते हैं कि इस कंपनी के साथ हम कार भी क्वालिफाई कर लें, पैसिव इनकम भी क्वालिफाई कर लें, और ग्लोबल रॉयल्टी भी क्वालिफाई कर लें। हम चाहते सब कुछ इस कंपनी से है, लेकिन हम देते क्या है इस कंपनी को अगर उसकी बात करें तो जो हमारे पास टाइम बच जाता है वो देते हैं। किसी दिन मीटिंग है या कोई ट्रेनिंग है, अगर कोई गेस्ट आ गया तो हम पहले गेस्ट को देखेंगे, या कोई दूसरा काम आ गया पहले उसको देखेंगे, उसके बाद ट्रेनिंग को देखेंगे। कभी किसी के पास प्रोस्पेक्टिंग करना है, कुछ करना, यानी हम बाकी सारे कामों को प्रायोरिटी देते हैं। परिवार वालों ने क्या कहा, बच्चों ने क्या कहा, पड़ोसी ने क्या कहा, गेस्ट ने क्या कहा, बॉयफ्रेंड ने क्या कहा, गर्लफ्रेंड ने क्या कहा, बिजनेस का क्या काम है, नौकरी का क्या काम है, पढ़ाई का क्या काम है, हर चीज के बाद सोचते हैं कि टीएंस के लिए क्या करना है, डायरेक्ट सेलिंग के लिए क्या करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई को इंपॉर्टेंस नहीं देना है, आप जो भी काम कर रहे हो उसको इंपॉर्टेंस नहीं देना है। आप अगर फैमिली मैन है तो फैमिली को इंपॉर्टेंस नहीं देना है, हस्बैंड वाइफ बच्चों को इंपॉर्टेंस नहीं देना है, सबको इंपॉर्टेंस देना। और फैमिली तो ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है, जॉब भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिस प्लेटफॉर्म से, जिस बिजनेस से आपने इतनी सारी उम्मीदें लगाए हैं, उसको भी तो आपको कुछ देना होगा। टीएंस आपको तभी प्रायोरिटी देगा जब आप टीएंस को प्रायोरिटी देंगे। प्रायोरिटी लिस्ट में कितने नंबर पे है? आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें हो सकती है, आपकी शॉप हो सकती है, आपकी नौकरी हो सकती है, आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके बीवी बच्चे हो सकते हैं, आपका हस्बैंड हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी सोसाइटी हो सकती है, पॉलिटिक्स हो सकता है, गेम्स हो सकते हैं, क्रिकेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए और देखिए, खुद असेस कीजिए अपने आप को कि आपने टीएंस को कितने नंबर पे रखा है, कि कितने चीजों को आप इग्नोर कर सकते हैं टीएंस की वजह से। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये इस हिसाब से आप प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए कि टीएंस को आपने किस लिस्ट पे रखा है। एक दिन आपको एक काम है जो दूसरे किसी फील्ड का है, फैमिली से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, दोस्तों से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, लेकिन और एक काम है जो टीएंस से रिलेटेड है, और दोनों का टाइम अगर एक साथ कोइंसाइड कर रहा है, कोलाइड कर रहा है कि दोनों एक ही टाइम पे हो गए,
आप किसको प्रायोरिटी देंगे? एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए और खुद असेस कीजिए कि आपने टीएन्स को किस नंबर पे रखा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इसकी वजह से आप स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दें या नौकरी पे जाना छोड़ दें, या अगर कोई फैमिली में कोई इमरजेंसी है तो वो छोड़ दें, कोई हॉस्पिटल में है तो उसको छोड़ दें, नहीं। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। जैसे कुछ दिनों तो पहले ये होता था, बहुत सारे लोग मुझे या जूम की मीटिंग को टाइम चेंज करने के लिए बोलते 7 बजे रामायण आता है, महाभारत आता है, बहुत सारे, ये चित्रहार आता है, ये मूवी आता है, ये क्रिकेट मैच आता है, मेरे दोस्त आ गए, मेरे रिश्तेदार आ गए। तो ये तो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि टीएन्स को आपने अपनी लाइफ की प्रायोरिटी लिस्ट में कहां पे रखा है। तभी आपको टीएन्स में प्रायोरिटी मिलेगी, तभी आप पैसा कमाएंगे। ये तो एक जनरल सी बात हो गई जो सबके साथ प्रॉब्लम होती है। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में मास्टर बनना है, डायरेक्ट सेलिंग और मास्टर दो अलग अलग वर्ड है। डायरेक्ट सेलिंग आप सब जानते हैं, किसी प्रोडक्ट और सर्विस को मार्केट करने का जो तरीका है, एडवर्टाइजमेंट करने का जो तरीका है, एक लीगल एथिकल तरीका है जिसको डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। हमारी कंपनी भी उसी फील्ड की एक कंपनी है। अब उसमें आपको मास्टर बनना है, उसका आपको एक्सपर्ट बनना है, उसमें आपको बेस्ट बनना है। उसके रास्ते में क्या होता है कि हम जब प्रमोशन के लिए निकलते हैं, हमारा काम प्रमोशन है, हमारा काम एडवर्टाइजमेंट है। हम क्या प्रमोट करने के लिए निकलते हैं? हम टीएन्स के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने निकलते हैं, टीएन्स के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने निकलते हैं। और जब लोगों से बात करते हैं तो कुछ समस्याएं आती है और ना सुनने को मिलता है। कभी कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए ना कर देता है, कभी कोई ज्वाइन करने के लिए ना कर देता है, कभी कोई किसी और चीज के लिए ना कर देता है। बहुत सारी तरह की दिक्कतें आती है, लोगों के सवाल होते हैं, उनके जवाब नहीं होते। वो दिक्कतें क्या क्या है, चलिए इसके बारे में एक बार देखते हैं कि दिक्कतें क्या क्या आती है। जब हम प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो या बिजनेस से रिलेटेड हो, तो उस रास्ते में हमें कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें जो सबसे पहली प्रॉब्लम है जो मैंने देखा है लोगों में, जो ज्यादातर लोग उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, वो है फियर ऑफ रिजेक्शन। अब ये फियर ऑफ रिजेक्शन क्या है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और इस चीज को कैसे ओवरकम करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है नॉर्मली लोगों को, नॉट एबल टू हैंडल नो। लोगों से जो ना सुनने को मिलता है, और मैक्सिमम लोगों से ना सुनने को मिलता है, हम उसको हैंडल नहीं कर पाते। ना को कैसे हैंडल करना है इसके बारे में भी बात करेंगे आगे, कि अगर आपको बहुत सारे लोगों से ना सुनने को मिल रहा है तो उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे उसको हाँ में बदलना है। बीइंग सेल्फ डिसिसिव, हम खुद ही डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं, अपने लिए नहीं। हम प्रोस्पेक्ट का भी डिसीजन खुद ही लेना शुरू कर देते हैं। अरे वो तो बहुत अमीर है, वो क्यों बिजनेस ज्वाइन करेगा? अरे वो तो खुद ही डॉक्टर है, वो क्यों हमारा सप्लीमेंट खाएगा? अरे वो तो मोदी केयर में है या वो वेस्टीज में है, वो एमवे में है, वो क्यों हमारी कंपनी ज्वाइन करेगा? अरे वो तो बहुत बिजी आदमी है, अरे वो तो उसका तो इतना बड़ा बिजनेस है, वो तो ये बोल देगा, वो तो मुझे पसंद नहीं करता, वो रिश्तेदार तो मुझसे जलता है। हम बहुत सारे डिसीजन जो एक्चुअल में हमारे प्रोस्पेक्ट्स को लेने चाहिए, जो डिसीजन, वो डिसीजन हम खुद ही लेना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स होती है। उसके बाद नॉन अडेरेंस टू लेड डाउन प्रोसीजर। हर बिजनेस का, हर इंडस्ट्री का एक तरीका होता है। हम वो तरीका या तो सीखते नहीं है, या फिर सीखते भी हैं तो कई जगह पे इग्नोर कर देते हैं। इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद हम एक प्रोडक्ट इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, हमें लोगों को प्रोडक्ट देना है। लोग वही लेंगे जिसकी उनको जरूरत है। हम जबरदस्ती किसी को कुछ थोप नहीं सकते, हम फ्री में नहीं बांट रहे, हम पैसा ले रहे हैं। इंसान उसी के पीछे पैसा खर्च करेगा जिसकी उसको जरूरत है। तो ऐसे में हम लोगों की नीड को असेस करने में फेल हो जाते हैं। नीड असेसमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। लैक ऑफ एक्यूरेट नॉलेज, हमें खुद के बारे में, अपनी इंडस्ट्री के बारे में, अपने प्रोस्पेक्ट्स के बारे में सही सही जानकारी का अभाव होता है, सही सही जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से भी हम अपने बिजनेस में पीछे रहते हैं। हम उसके बारे में भी बात करेंगे। अलग अलग ये 6 पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज। फियर ऑफ रिजेक्शन की बात करें, फियर ऑफ रिजेक्शन में मोस्टली आता है, देखिए रिजेक्शन एक ऐसी चीज है, रिजेक्शन मतलब लोगों ने आपके प्रपोजल को, लोगों ने आपके ऑफर को, लोगों ने आपके प्रोडक्ट को, लोगों ने आपके प्लान को रिजेक्ट कर दिया। तो ये रिजेक्शन को रूल आउट करना, कि मतलब कोई रिजेक्ट करे ही ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना एक्सपर्ट, इतना बेस्ट कोई नहीं हो सकता कि सब किसी को प्लान दे और सारे उसको 100% लोग हाँ बोले। रिजेक्शन को रूल आउट किया ही नहीं जा सकता। कोई प्रोडक्ट आपने डेमो किया, आपने किसी को बताया और जितने लोगों को बताया सब खरीद लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होगा तो हम जितने लाखों लोग हैं, हम लाखों लोग मिल करके दुनिया के करोड़ों लोगों को प्लान दे सकते हैं,
सारे लोग टीएन्स ज्वाइन कर लेंगे, दूसरी सारी कंपनियां बंद हो जाएंगी, दूसरे सारे काम बंद हो जाएंगे। अगर सारे लोग टीएन्स में आ जाएंगे, स्कूल में कौन पढ़ाएगा, गाड़ी कौन चलाएगा, एसी कौन ठीक करेगा, कार कौन बनाएगा, मेट्रो कौन चलाएगा, रेलवे कौन चलाएगा, पुलिस डिपार्टमेंट कौन चलाएगा, सभी तो टीएन्स में आ जाएंगे। तो अगर रिजेक्शन नहीं होगा तो ये बिजनेस नहीं होगा। इस बिजनेस के होने के लिए, इस बिजनेस के चलने के लिए रिजेक्शन का होना जरूरी है। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर लोग रिजेक्ट करना बंद कर दे, आपने 10 लोगों को प्लान दिया, 10 ने ज्वाइन कर लिया। मान लीजिए अभी कौन सा महीना चल रहा है, मई चल रहा है, मई में आपने 10 लोगों को अप्रोच किया, 10 ने ज्वाइन कर लिया। उन 10 ने जून में 100 लोगों को प्लान दिया, 100 ने ज्वाइन कर लिया। 100 लोगों ने 1000 को दिया, 1000 ने ज्वाइन किया, 1000 ने फिर 1000 से फिर 10,000, 10,000 से फिर 1 लाख, 1 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ से 100 करोड़। हो गई 6-7 महीने में इंडिया की आबादी खत्म। 100 करोड़ से 10 गुना होगा तो 1000 करोड़। उसके बाद तो पूरे दुनिया की आबादी खत्म हो जाएगी। तो यानी 11 महीने में ये बिजनेस ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि नए लोग बहुत कम रह जाएंगे। जो नए 18 साल से ऊपर के होंगे वही बच जाएंगे लोग, और उसके 1 महीने बाद वो, यानी हर किसी को कोई प्रोस्पेक्ट ही नहीं मिलेगा, बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। तो एक्चुअल में रिजेक्शन होता है, उसकी वजह से ही ये बिजनेस चल रहा है। जो आज आपको रिजेक्ट करता है, कल को वही आपको एक्सेप्ट करता है या किसी दूसरे को एक्सेप्ट करता है। ये चलता रहता है। तो रिजेक्शन से निराश होने की जरूरत नहीं है, रिजेक्शन ही इस बिजनेस की जान है। नो वन इज बॉर्न टू प्लीज यू। इसका मतलब समझिए, इस दुनिया में कोई भी किसी को खुश करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। जस्ट बिकॉज आपका कोई प्रोडक्ट खरीद लेगा तो आप खुश हो जाएंगे, या कोई ज्वाइन कर लेगा तो आप खुश हो जाएंगे, इसकी वजह से कोई ना तो आपका प्रोडक्ट लेगा ना आपके बिजनेस को ज्वाइन करेगा। लोग दुनिया में अपनी खुशी के लिए जीते हैं, आपकी खुशी के लिए कोई पैदा नहीं हुआ। इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना होगा। पीपल विल एक्सेप्ट ओनली व्हाट दे वांट। जो चीजें लोगों को चाहिए केवल उसी को एक्सेप्ट करेंगे। जिसको अमीर बनना है, जिसको आगे बढ़ना है लाइफ में, जिसको मेहनत के दम पे अमीर बनना है, वही इस बिजनेस को एक्सेप्ट करेगा। जिसको क्वालिटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने हैं, जिसको अपने परिवार को हेल्दी रखना है, जिसको अपने आप को हेल्दी रखना है, जिसको 100 साल हेल्दी लाइफ जीनी है, जिसके लिए जिंदगी का, सेहत का महत्व है, वही आपके सप्लीमेंट्स को, प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट करेगा। दुनिया में लोग सिगरेट भी पीते हैं, दारू भी पीते हैं, गांजा चरस भी पीते हैं। क्या उनको अपनी सेहत से प्यार होता है? अब ऐसे लोगों से अगर आप न्यूट्रिशन की, हेल्थ की बात करेंगे तो उनके लिए समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। लोग 500 रुपए की, 1000 रुपए की दारू की बोतल तो इजीली खरीद लेंगे, लेकिन आपका 500 रुपए का मल्टीविटामिन ऐसे लोग नहीं खरीदेंगे इजीली। तो ये चीज आपको समझनी होगी, एक्सेप्ट करनी होगी कि जिन उनको जो पसंद है, जो वो चाहते हैं, उसी को एक्सेप्ट करेंगे। तो रिजेक्शन होना नॉर्मल बात है, इसलिए रिजेक्शन से हमें घबराने की जरूरत नहीं है। रिजेक्शंस आर नेचुरल, रिजेक्शंस आर एवरीवेयर, डोंट यू रिजेक्ट। हर जगह रिजेक्शन होता है। क्या आप रिजेक्ट नहीं करते? आप बाजार में जाते हैं, बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं, कोई हाथ में चश्मा लेके आ जाता है कि चश्मा ले लो, बहुत महंगा है, सस्ते में दे रहा हूं। कोई आपके सामने थैला लेके आ जाता है, कोई कुछ लेकर के आ जाता है। क्या आप हर चीज खरीदते चलते हैं? जितनी चीजें, आप, कोई दुकान वाला बोलता है कि भाई साहब इधर आ जाओ, जूते की सेल लगी है, कोई बुलाता है बहन जी इधर आ जाओ, साड़ियों की सेल लगी है। हर बेचने वाला आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। क्या आप हर चीज खरीद लेते हैं? क्या आप लोगों को मना नहीं करते हैं? जब आप भी लोगों को मना करते हैं, आप भी लोगों को रिजेक्ट करते हैं, क्या लोग बुरा मान जाते हैं? क्या आपसे लड़ना शुरू कर देते हैं? नहीं करते। अब सोचिए, आप जब मार्केट जाते हैं एक बार, आप मैक्सिमम चीजों को रिजेक्ट करते हैं। आप एक साड़ी की दुकान में जाते हैं, आप एक सूट की दुकान में जाते हैं, आप एक जीन्स खरीदने के लिए जाते हैं, आप 50 चीजें देखते हैं, 10 जीन्स देखते हैं, 10 सूट देखते हैं, 50 साड़ियां देखते हैं, उसके बाद जाकर के एक एक्सेप्ट करते हैं। कई बार तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करते, आप दुकान छोड़ के दूसरी दुकान में चले जाते हैं। चले जाते हैं या नहीं चले जाते? कई बार आप पूरा रिसर्च करके ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं, मंगवाने के बाद, घर पे आने के बाद भी आप उसको रिटर्न कर देते हैं। कई बार सामान आप घर ले जाने के बाद, पेमेंट करने के बाद दुकान में जाकर के वापस कर देते हैं। क्या आप रिजेक्ट नहीं करते हैं? जब आप इतनी जगह रिजेक्ट करते हैं तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हर कोई आपको एक्सेप्ट करे? नेचुरल है रिजेक्शन, रिजेक्शन से घबराने की जरूरत नहीं है। रिजेक्शन मिलेगा ही मिलेगा, सबको मिलता है, हर फील्ड में मिलता है। बहुत सारे लोग जॉब इंटरव्यूज लिखते हैं,
100 बार, 50 बार, 20 बार, 30 बार कंपटीशन के एग्जाम्स लिखते हैं। शादियों के प्रपोजल में कई बार लड़का लड़की को रिजेक्ट कर देता है, लड़की लड़के को रिजेक्ट कर देती है। तो क्या इंसान कोशिश करना छोड़ देता है? किसी को जॉब इंटरव्यू में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार रिजेक्ट कर दिया गया तो वो नौकरी पाने की चाहत छोड़ देता है? क्या वो बोलता है जिंदगी भर जॉबलेस रहूंगा? क्या 2-4 जगह शादियों में फोटोग्राफ जाती है या वैसे लड़का लड़की देखने के बाद एक दूसरे को कोई रिजेक्ट करता है, कोई लड़का लड़की को प्रपोज करता है, कोई लड़की रिजेक्ट कर देती है, तो क्या वो कोशिश छोड़ देता है? जिंदगी खत्म नहीं होती रिजेक्शन से। रिजेक्शन का मतलब है कि आपके पास बाकियों से बात करने का ऑप्शन खुला है। जितने लोगों से आप बात करते हैं केवल उतने ही रिजेक्ट करते हैं। अरबों लोग दुनिया में बचे हुए हैं आपको एक्सेप्ट करने के लिए। इसीलिए रिजेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आप प्रयास करना छोड़ दें। किसी भी चीज में दुनिया में रिजेक्शन का मतलब ये नहीं होता। कोई भी रिजेक्ट होने के बाद प्रयास करना नहीं छोड़ता। आप मार्केट में जाइए, आपको एक चाट वाला बुलाता है कि भाई साहब आ जाओ चाट खा लो, आप नहीं खाते, दूसरे दिन भी वो आपको बुलाएगा। आप 30 दिन लगातार जाइए, आपको वो 30 दिन लगातार बुलाएगा। आप किसी न किसी दिन खाएंगे। क्या वो ईगो ले लेता है कि इसको 4 बार बोल चुका हूं, ये नहीं आता, इसको नहीं बुलाऊंगा? वो उसका काम है। आपका काम है पसंद करना या रिजेक्ट करना। आप अपना काम करते हैं। यही चीज आप पे भी लागू होती है। आपका काम है प्रोडक्ट बताना, आपका काम है प्लान बताना। लोगों का काम है उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना। वो उनको करने दीजिए। ये आपका जो काम है आप वो कीजिए। रिजेक्शन से घबराइए मत। यू गेट रिजेक्टेड व्हेन यू ट्राई टू सेल योर नीड, नॉट द बायर्स नीड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जब आप अपनी जरूरत बेचने की कोशिश करते हैं, हमारी जरूरत क्या है कि अगर हमारा कोई प्रोडक्ट खरीद लेगा हमें प्रॉफिट मिलेगा। हमारी जरूरत क्या है कि अगर हमारे साथ कोई बिजनेस ज्वाइन करेगा, वो कोई पैकेज लेगा और आगे बढ़ाएगा बिजनेस को, तो हमें कमीशन मिलेगा, हमें इनकम मिलेगी, हमें तरह तरह की इनकम मिलेगी। ये हमारी जरूरत। हम मार्केट में अगर इसको बेचने के लिए जाएंगे तो हमारी जरूरत कोई दूसरा क्यों खरीदेगा? सोच के देखिए। ये हमारी जरूरत है। प्रोडक्ट बेचना, उससे प्रॉफिट कमाना, ये हमारी जरूरत है। लोगों को ज्वाइन कराना, उससे कमीशन पाना, ये हमारी जरूरत है। हम वो बेचने के लिए निकलते हैं। हम लोगों को अपना प्रोडक्ट बताते हैं, हम लोगों को अपना प्लान बताते हैं। उनकी जरूरत नहीं है वो, तो वो क्यों खरीदेगा? लोगों की जरूरत होती है सेहत, लोगों की जरूरत होती है इनकम। तो आप लोगों को सेहत बताइए, उनकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन बताइए। उनकी प्रॉब्लम अगर इनकम की है तो उनको एक इनकम अपॉर्चुनिटी बताइए, ना कि प्लान बताइए। प्लान दुनिया में बहतेरे हैं। 1 लाख से ऊपर कंपनियां हैं, 2 लाख से ऊपर प्लान है, बिना कंपनी के भी प्लान है। हर इंसान के दिमाग में एक प्लान होता है। पैसे कमाने का प्लान हर इंसान के दिमाग में होता है। आप एक सड़क के किनारे बैठे हुए भिखारी से भी पूछोगे ना, तो वो भी आपको एक प्लान बता देगा। वो बता देगा तो मैं तो अकेला यहाँ बैठता हूँ इस दरगाह पे, फलाने मंदिर पे बहुत कम भिखारी आते हैं लेकिन लोग बहुत जाते हैं, तू वहां बैठ जा। वो भी आपको अपने लेवल के हिसाब से एक प्लान बता देगा। अगर आप प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो आप किसी से भी पूछिए, हर इंसान को आज के डेट में 10 दवाइयों के नाम पता है। प्रोडक्ट के बारे में कोई भी बता देगा। कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो भी बता देगा। तो प्रोडक्ट और प्लान तो भाई साहब हर किसी के पास है। आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड कीजिए। लोगों के पास प्रॉब्लम है, सेहत से रिलेटेड समस्याएं हैं, लोगों के पास इनकम से रिलेटेड समस्याएं हैं, और दोनों ही समस्याएं बहुत विकराल रूप ले चुकी है हमारे देश में। लोगों की ना तो सेहत, ऑलमोस्ट 70% 80% लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं, ज्यादा ही होगा। ये तो वो डाटा है जो डॉक्यूमेंटेड है। 70 to 80% डॉक्यूमेंटेड डाटा है कि लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं। बेरोजगारी का आलम 55% 56% तक पहुंच गया है। तो ये दोनों समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान दीजिए, अपना प्लान और प्रोडक्ट मत दीजिए, क्योंकि वो आपकी जरूरत है। लोगों की जरूरत कुछ और है। लोगों की जरूरत के हिसाब से उनको अगर आप देंगे तो रिजेक्शंस आपको कम मिलेंगे। नॉट एबल टू हैंडल नो। हम ना नहीं सुन पाते, ना नहीं। आपको पता है, मैंने जो असेसमेंट किया है, ज्यादातर लोग जो अनसक्सेसफुल लोग हैं डायरेक्ट सेलिंग में, वो शुरुआत के 6 महीने या 1 साल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि वो 2 4 5 7 10 लोगों से बात करते हैं, उनको ना सुनने को मिलता है। उनको लगता है कि सारी दुनिया ना बोलेगी। वो ये नहीं देखते कि लाखों लोग ज्वाइन कर चुके हैं, करोड़ों लोग पूरे वर्ल्ड में ज्वाइन कर चुके हैं। तो कैसे किया उन्होंने? अगर सभी ना ही बोलते तो कैसे किया उन्होंने?
वो ये नहीं सोचते, वो ये सोचते हैं कि मैंने 5, 7, 10 लोगों को बताया, उन्होंने ना कर दिया, मतलब कोई हाँ नहीं कहने वाला। वो हैंडल नहीं कर पाते हैं, वो ना सुनने को हैंडल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फेलियर्स हैं, वो लोग होते हैं जो शुरुआत के 6 महीने या साल भर में बिजनेस को छोड़ देते हैं। ये बिजनेस लॉन्ग टर्म का बिजनेस है, इसमें वही बिका जो टिका। अगर आप टिकेंगे नहीं तो आप बिकेंगे नहीं। बिकने का मतलब आपका प्लान, आपका प्रोडक्ट, और तभी आपको पैसा आएगा। यानी अगर आपको पैसा चाहिए तो यहाँ पे टिकना पड़ेगा। ये एक लॉन्ग टर्म चीज है, ये शॉर्ट टर्म में नहीं किया जा सकता। एक्चुअल में नो का मीन्स डायरेक्ट सेलिंग के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, डायरेक्ट सेलिंग के रेफरेंस में अगर देखें, तो नो का मतलब होता है नो, KNOW, नो। जानिए, क्या जानना है आपको? कुछ चीजें आपको जाननी चाहिए। नो योर कंपनी। आप अगर किसी को बताने जा रहे हैं एक कंपनी है, कौन सी कंपनी है, नाम सही से लोग, बहुत सारे लोग अलग अलग, कोई टाइम्स बोलता है, कोई टीएंस बोलता है, कोई टियानसी बोलता है, कोई जिमजिमा बोलता है, कोई एक्वा लाइफ बोलता है। आपको अपने कंपनी और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में सही से पता होना चाहिए। सीखिए, कोई पेट से सीख के नहीं आता। अगर आज के डेट में आपको नहीं आता तो इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन कुछ दिन बाद भी आपको अगर नहीं आता तो ये गलत है। अपनी कंपनी के बारे में जानिए। और दोस्तों, हमारी कंपनी का प्रोफाइल इतना बड़ा और इतना खूबसूरत है कि अगर आप केवल कंपनी के बारे में सही से बता पाए तो 70% काम तो आपका उसी से हो जाता है। बाकी 30% के लिए आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में जानना है। आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। मैंने देखा है लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बहुत जानकारी होती है। वो BCM के बारे में बता सकते हैं, वो एक्यूलाइफ के बारे में बता सकते हैं, वो टी-पॉली के बारे में बता सकते हैं, वो OPC के बारे में बता सकते हैं, वो मल्टीविटामिन के बारे में बता सकते हैं। लेकिन अगर उनसे कोई पूछे कि मेरे को वेरिकोस वेन है, मैं क्या करूं, तो वो फिक्स हो जाते हैं। अगर कोई उनसे पूछे कि मेरे को गैस बनती है, मैं क्या करूं, वो फिक्स हो जाते हैं। अगर कोई उनसे पूछे कि मेरे को बैक पेन रहता है, मैं क्या करूं, वो फिक्स हो जाते हैं। आपको अगर प्रोडक्ट के बारे में पता है, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट किस चीज में हम यूज कर सकते हैं ये नहीं पता, तो आपके प्रोडक्ट के जो नॉलेज है, वो जो जानकारी है, वो अधूरी है। कोई फायदा नहीं है आपको। अब मैंने देखा लोग प्रमोट करते हैं, BCM का वीडियो डाल देते हैं फेसबुक पे। BCM का वीडियो डाल करके कोई क्या देखेगा कि कोई मशीन है, कोई घूम रही है, पता नहीं क्या है, वो वीडियो पूरा देखेगा ही नहीं। ये BCM कौन इस्तेमाल कर सकता है, उसके बारे में कुछ लिख के डालिए। मैंने क्या कहा, लोग अपनी समस्याओं का समाधान खरीदेंगे, आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। तो आपके प्रोडक्ट की जानकारी तब तक अधूरी है जब तक लोगों के समस्याओं का समाधान के लिए आप प्रोडक्ट नहीं बता सकते। हम जाते हैं किसी प्रोस्पेक्ट के पास, हम उनको बताना शुरू करते हैं, कंपनी बता दिया, उसके बाद आ जाते हैं प्रोफाइल पे। हम सबसे पहले निकाल के बैठ जाते हैं सैनिटरी नैपकिन। सैनिटरी नैपकिन निकाल के बैठ जाते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं कि ये दुनिया का सबसे अच्छा सैनिटरी नैपकिन है। होगा अच्छा सबसे सैनिटरी नैपकिन? किसको पड़ी है दुनिया का सबसे अच्छा सैनिटरी नैपकिन है? तो कौन सा ब्रांड है जो अपने प्रोडक्ट को सबसे अच्छा नहीं बताता? कोई ब्रांड है क्या? विस्पर का सेल्समैन अगर किसी के पास जाएगा तो वो बोलेगा कि ये दुनिया का 15वें नंबर का सैनिटरी प्रोडक्ट है या दुनिया का सबसे खराब सैनिटरी नैपकिन है? हर कोई अपने प्रोडक्ट को अच्छा ही बताएगा, हर कोई अपने प्रोडक्ट को अच्छा ही बताएगा। तो आपको वहां से शुरुआत नहीं करनी है। आपको शुरुआत करनी है कि आपके परिवार में कितनी महिलाएं हैं, क्या उम्र है उनकी। महिलाओं को आजकल एक बहुत समस्याएं हो रही है। आप किसी कैंसर हॉस्पिटल में जाइए, आप देखेंगे कैंसर के ज्यादा पेशेंट महिलाएं हैं, क्योंकि 4 तरह के कैंसर केवल महिलाओं को होते हैं: सर्विक्स कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, यूटेरियन कैंसर और ओवेरियन कैंसर। आपको पता है ये चारों जो कैंसर होते हैं उसमें 70% केसेस महिलाओं को इसलिए होते हैं, 70% इसलिए होते हैं क्योंकि वो मार्केट में मिलने वाला सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करते हैं। ये WHO का रिसर्च है। अगर आपके पास मोबाइल है या लैपटॉप, उसमें गूगल करके खोल के दिखा दीजिए। ये देखिए, ये गूगल पे ये जानकारी आप सर्च कीजिए, हाउ सेफ इज माई सैनिटरी नैपकिन। ये देखिए WHO का आर्टिकल है, ये रिसर्च है, ये कहता है कि सैनिटरी नैपकिन में डायोक्सिन होता है। तो एक्चुअल में जितनी भी महिलाएं हैं हमारे समाज में, सब कैंसर के रिस्क में जी रही हैं। किसी को कभी भी कोई कैंसर हो सकता है, किसी को ओवेरियन कैंसर हो सकता है, किसी को सर्विक्स कैंसर हो सकता है। 70% सर्विक्स कैंसर के केसेस सैनिटरी नैपकिन की वजह से हो रहे हैं। इसीलिए हमने एक सैनिटरी नैपकिन बताया जिसकी वजह से ये बीमारियां नहीं होंगी और जो नॉर्मल गायनी बीमारियां होती है वो भी नहीं होंगी।
अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो बताइए। अब आपने उसको एक पर्पस दिया, उसके एक नीड को, वो बंदा, अगर आपके सामने जेंट्स भी बैठा हुआ है, अगर लेडीज बैठी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके सामने जेंट्स भी बैठा है तो आपने उसको एक पर्पस दिया कि हाँ भाई, इस बंदे ने जो प्रोडक्ट बताया है उससे मेरी फैमिली के लोगों को फायदा होगा, मेरी फैमिली के लोगों का भला होगा, मेरी फैमिली के लोग कैंसर से बचेंगे, मेरी फैमिली के लोगों की जान बचेगी, तो वो उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाएगा। वो उस प्रोडक्ट में इसलिए नहीं इंटरेस्ट दिखाएगा कि आपने बोल दिया कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये सबसे अच्छा है, वो इसलिए इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा उस प्रोडक्ट में। तो आपको प्रोडक्ट की यूटिलिटी जाननी है और यूटिलिटी से शुरुआत करनी है। आपको नीड असेसमेंट के हिसाब से नीड पहले, सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में बताने से पहले ये बताना सीखिए कि आपका प्रोडक्ट किस प्रॉब्लम को एड्रेस करता है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए। उसके बाद आपको ये देखना है, ये डिसाइड करना भी इंपॉर्टेंट है कि राइट प्रोस्पेक्ट कौन सा है, सबसे सही प्रोस्पेक्ट आपका कौन सा है। प्रोस्पेक्ट का मतलब वो कस्टमर हो सकता है, वो प्रोस्पेक्ट बिजनेस ज्वाइन करने का हो सकता है। राइट प्रोस्पेक्ट कौन सा है ये डिसाइड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग हैंड रेज कर रहे हैं, मैं एक बार चेक कर लूं कि क्यों ये हैंड रेज हो रहा है। मैं चैट को ओपन करता हूं। एक मिनट में चैट चेक कर लूं, शायद कुछ इंपॉर्टेंट किसी ने लिखा हो। जितने भी आपके प्रोस्पेक्ट है, आप अपने प्रोस्पेक्ट को जानिए। सबसे जरूरी है सही प्रोस्पेक्ट का चुनाव करना। सही प्रोस्पेक्ट का चुनाव, सही प्रोस्पेक्ट का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। सही लेडीजों का कैंसर को रिपीट करना है। सुनिए, जब हम बताते हैं तो आपको टॉपिक, अगर आप सैनिटरी नैपकिन के बारे में बताते हैं तो आप इस चीज को इस हिसाब से ना बताएं कि हमारा एक सैनिटरी नैपकिन बना है, बहुत अच्छा है। सैनिटरी नैपकिन सुनते ही लोगों को ये जो जिज्ञासा है ना, वो जिज्ञासा शर्म में और झिझक में बदल जाती है, और बहुत सारे लोग उसको सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं सही से कि हम इसको सुनेंगे। लोग सुनने में भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। तो आपको सैनिटरी नैपकिन से शुरुआत ना करके आपको समस्या से शुरुआत करनी है कि WHO ने एक रिसर्च किया है कि कैंसर आजकल ज्यादा हो रहे हैं, महिलाओं में महिलाएं कैंसर की पेशेंट ज्यादा है। किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के आप देखेंगे महिलाओं की संख्या आज कैंसर पेशेंट ज्यादा है, और महिलाओं को 4 तरह के कैंसर केवल महिलाओं को होते हैं, जिसमें अब जानते हैं सर्विक्स कैंसर है, यूटेरियन कैंसर है, ओवरियन कैंसर है और ब्रेस्ट कैंसर है। ये कैंसर केवल महिलाओं को होते हैं, और किसी भी कैंसर हॉस्पिटल में जाइए इसी कैंसर के सबसे ज्यादा पेशेंट मिलेंगे। WHO का कहना है, आप गूगल करके दिखा सकते हैं कि इस कैंसर के 70% केसेस मार्केट में मिलने वाले सैनिटरी नैपकिन की वजह से है। तो ये जो सैनिटरी नैपकिन की वजह से लोगों को बीमारियां हो रही है, 70% महिलाएं इसका शिकार हो रही है, उसका हमने सोल्यूशन बताया। उसके बाद आप सैनिटरी पैड नहीं, आप एक सोल्यूशन को प्रमोट कर रहे हैं तो लोग सुनने को तैयार होंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आपने शुरू किया, हमारी कंपनी ने सैनिटरी पैड बनाया, सैनिटरी पैड सुनते ही लोगों के नाकान खड़े हो जाएंगे। अच्छा, मेरा बच्चा भी है यहाँ पे, मेरे पति भी है यहाँ पे, मेरा देवर है, मेरे जेठ है, मेरे ससुर है, उनके सामने सैनिटरी नैपकिन कैसे सुनूं? बस हो गया बिजनेस। तो आपको अपने प्रोडक्ट को सही, आप अपने प्रोडक्ट, आप देखिए हमारा हर प्रोडक्ट, हमारा कोई भी प्रोडक्ट ऐसे ही फैशन के लिए नहीं बना हुआ, ऐसे ही बना दिया कुछ भी प्रोडक्ट कहीं से भी। वो बहुत सारी कंपनियां आपने देखी होगी जिसको हमारे पांडे सर चूरन छाप कंपनी बोलते हैं। तो हमारी कंपनी चूरन छाप कंपनी नहीं है कि वो इधर का ईंट इधर का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा वाली बात नहीं है कि 4-5 कंपनी पकड़ लिया, तुम क्या प्रोडक्ट बनाते हो भाई, तुम क्या प्रोडक्ट बनाते हो भाई, सब ले आया, 200-300 प्रोडक्ट की लिस्ट डाल दी, लोग खुश, खूब प्रोडक्ट खूब बिकेगा, बिकता कुछ। हमारी हमारे जो प्रोडक्ट है वो किसी न किसी बड़े नीड को सेटिस्फाई करते हैं, मार्केट के किसी न किसी बड़े नीड को सेटिस्फाई करने वाले प्रोडक्ट। तो आप प्रोडक्ट से स्टार्ट करने की बजाय नीड से स्टार्ट कीजिए। नीड से स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अपने प्रोस्पेक्ट के, आपको प्रोस्पेक्ट को समझना पड़ेगा कि हु इज द राइट प्रोस्पेक्ट। सही प्रोस्पेक्ट कौन है, किसको बताना चाहिए। अब सही प्रोस्पेक्ट के बताने में हम पूरी महाभारत कर लेते हैं, किसको बताने में। अब किसी के फैमिली में, किसी के, मान लीजिए किसी के फादर इन लॉ को
कोई प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ इश्यू है, किसी बुजुर्ग आदमी को पैरालिसिस की शिकायत है, उसका पोता स्कूल में पढ़ता है, आप उसको पकड़ के पूरी रामायण सुना दो बीसीएम की, एक्यू लाइफ की, वो या तो सीरियसली नहीं लेगा या समझेगा नहीं, या घर जाकर के अगर अपने माँ बाप को या दादाजी को बताएगा भी तो उसकी बात का कोई वैल्यू नहीं देगा, वो सही से बता नहीं पाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पूरी रामायण उसी को बिठा के पकड़ के सुना देते हैं। बल्कि हमें क्या करना चाहिए, उसको सिर्फ इतना कहना चाहिए कि बेटा तुम्हारे दादाजी को अगर पैरालिसिस की शिकायत है तो तुम अपने पापा को बोलना मुझसे बात करें, हमारे पास उसका सोल्यूशन है। सारी चीजें अगर आप बता देंगे तो वो पापा को जाके सारी चीजें बता देगा, ना तो उसको पूरी बात समझ में आई थी, ना उसके पापा को समझ में आएगी, और वो प्रोस्पेक्टिंग गई भाड़ में, वो किसी काम की प्रोस्पेक्टिंग नहीं रहेगी। आपको ये क्योंकि उसके अगर दादाजी का इलाज होना है तो ये डिसीजन वो लड़का नहीं लेगा, उसके फादर ले सकते हैं, उसके दादाजी ले सकते हैं। तो जिसको डिसीजन लेना है, हु इज द राइट प्रोस्पेक्ट, आपको उसी के सामने पूरी रामायण गानी है। पूरी रामायण अगर आपने उस बच्चे के सामने गा दी तो आपका टाइम जाएगा, और आपका एक जो प्रोस्पेक्ट जो हो सकता था, आपका प्रोस्पेक्ट जो बन सकता था, उसको आपने गलत, उसके बाद अगर आप दोबारा अप्रोच करने की कोशिश भी करेंगे, दोबारा अगर आप उस बच्चे को बोलेंगे भी कि अपने पापा को बोलना, पापा ने मना कर दिया, कोई बात नहीं, अपने पापा को बोलना बात करने के लिए, तो वो पापा को बोलेगा भी तो उसके पापा सोचेंगे अच्छा ये कौन, किससे बात करना चाहिए, वही मशीन वाला, वही वो करंट वाली मशीन, नहीं 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 चाहिए। क्योंकि आपने डायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग, गलत जगह प्रोस्पेक्टिंग कर दी। तो अगर आपने राइट प्रोस्पेक्ट को नहीं पकड़ा, राइट प्रोस्पेक्ट को नहीं पहचाना, तो ये इश्यूज आएंगे आपके सामने। इसीलिए आपको समझना है कि राइट प्रोस्पेक्ट आपको बनाना है। उसके बाद नो द नीड ऑफ योर प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट की जरूरत को समझिए। हो सकता है आप किसी के घर, आपने देखा होगा कई लोग आपको बाजार में दिखते होंगे कि उनको कोई ना कोई तकलीफ होती है, सिर दर्द होता है, फिर भी वो ऑफिस जा रहे होते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा लंगड़ाते होते हैं, फिर भी काम कर रहे होते हैं। कई लोगों को देखा होगा आपने कि बहुत सारा पैसा होता है, लेकिन फिर भी वो चिड़चिड़े रहते हैं, दिन भर लोगों से लड़ते भिड़ते, गुस्सा करते फिरते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा बहुत सारे पैसे होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है, और दिन भर वो गाड़ी में बैठ करके किसी हॉस्पिटल के वेटिंग लॉन्ज में ही उनका टाइम बीत जाता है। हर इंसान की एक नीड होती है। किसी के पास बीमारी है, लेकिन हो सकता है उस टाइम में उससे बड़ी नीड उसको पैसा कमाने की हो। किसी के पास बहुत पैसा हो सकता है, लेकिन उसको सेहत की नीड हो सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कब कौन सा गाना गाना है। सपोज कीजिए आपका कोई दोस्त है, वो दोस्त आज अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा कर लिया, उसका ब्रेकअप हो गया, वो आपसे शाम को मिला, शाम को आपके साथ गाड़ी में कहीं घूमने जा रहा है, या कहीं से जा रहा है, कहीं से आ रहा है, उसकी दोस्त गर्लफ्रेंड से आज उसका ब्रेकअप हो गया है, और आपने गाड़ी में गाना चला दिया, ये जवानी है दीवानी, तो वो तोड़ देगा फिर आपके म्यूजिक सिस्टम को, बोलेगा बंद करो, ये कुछ नहीं होता, या प्यार दीवाना होता है, ऐसा कुछ आपने गाना चला दिया ना, तो तोड़ देगा आपके म्यूजिक सिस्टम को। तो इसीलिए आप मूड को समझने की कोशिश कीजिए। वहीं आपका एक फ्रेंड है जिसकी आज लॉटरी लग गई, कोई इनाम मिल गया, और वहां पे आप उसको लेकर के आ रहे हैं, वहां पे आपने बजा दिया जब दिल ही टूट गया जी के क्या करें, तो वो आपको डांटेगा कि क्या तूने रोने धोने के गाने लगा रखे हैं। तो कौन से ओकेजन पे कौन सा गाना गाना है ये आपको पता होना चाहिए। आपको नीड असेसमेंट करनी आने चाहिए। इस टॉपिक्स पे अलग अलग में बहुत 1.5 घंटे के अंदर में ये सारे टॉपिक इंडिविजुअली कवर नहीं किए जा सकते। आप सबके जो टीम में स्पॉन्सर अपलाइन में बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, समझदार लोग हैं, आप उनसे बोलेंगे, नहीं तो इन सब चीजों के बारे में आप पढ़ भी सकते हैं, बहुत सारी बुक्स आती हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि नीड असेसमेंट प्रोस्पेक्ट की जरूरी है, उसकी जरूरत क्या है। जैसे मैंने उस दिन बताया था कि एक हाउसवाइफ होती है, उसकी जरूरत बहुत, उसको BMW मिल जाए, बहुत सारे हाउसवाइफ की ये जरूरत नहीं होती कि उसको रसिया घूमने को मिल जाए। उसकी जरूरत ये होती है कि छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी उसे सास ससुर के सामने या पति के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। वो अगर उसकी 10-12 हजार 5-7 हजार की कमाई शुरू हो जाए तो ये उसको नहीं करना पड़ेगा। महीने में एक आध कभी सूट खरीदना है, कभी सिनेमा जाना है, कभी गोलगप्पे खाने हैं, इसके लिए 100-200 रुपए भी किसी से मांगने पड़ते हैं। तो ये जो उसकी जरूरत है, तो आप उसको अगर उस जरूरत का सॉल्यूशन बताएंगे, वो खुश होगी। एक स्टूडेंट होता है, उसको आप उसकी पॉकेट मनी की जरूरत दिखाइए, जब वो आ जाए तब आप उसको पूरा विजन दिखाइए। लेकिन शुरुआत में ही अगर आपने, एक स्टूडेंट है जो अभी सोच रहा है
कि कल मुझे गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, उसके अभी महंगाई आ गई है, एक गुलदस्ता भी लेके जाऊंगा तो 500 रुपए का आएगा, 500 रुपए अभी मेरी जेब में है नहीं, मैं कैसे मिलने जाऊं? एक कॉलेज का लड़का है, उसके लिए ये बहुत बड़ी समस्या होती है कि कल गर्लफ्रेंड के साथ मूवी जाना है, 1000-2000 खर्चा होगा, कहां से लाऊं? उसके सामने अगर आप बोलना शुरू करेंगे कि तू ये ज्वाइन कर ले, तेरे को 5 साल बाद BMW मिल सकती है, 10 साल बाद पैसिव इनकम मिल सकती है, बोलेगा कुछ नहीं चाहिए भैया, मेरे पास अभी दूसरी बड़ी टेंशन है, उसके बारे में सोचने दो। तो आप उसकी उस नीड को असेस कीजिए कि इस बंदे की क्या नीड हो सकती है, इस बंदे की क्या जरूरत है। कोई बंदा स्ट्रगल कर रहा है डे टू डे नीड के लिए, उसके घर में शाम को बच्चे खाना क्या खाएंगे, अगर अगले महीने सैलरी, जैसे अभी नौकरी चली गई, अभी सैलरी नहीं आएगी तो बच्चों की स्कूल की फीस कहां से देगा, राशन कहां से आएगा? तो नीड को असेसमेंट करने के बाद पहले उसके नीड को एड्रेस कीजिए, उसके बाद उसको उसके बड़े सपने दिखाइए। बड़े सपने दिखाने में कोई बुराई नहीं है और सारे सपने टीएन्स के प्लेटफॉर्म से पूरे हो सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लाखों लोगों के सपने पूरे हुए हैं, ऐसे सपने लोगों के पूरे हुए हैं जो शायद सपने में भी वो सपना वो देखने की सोच नहीं सकते थे। ऐसे लोग जो ट्रेन में कभी नहीं चढ़े थे, फ्लाइट में 20-20, 25-25 कंट्री घूम चुके हैं। ऐसे लोग जिनके पास अपनी साइकिल नहीं होती थी, उन लोगों के पास आज लग्जरी गाड़ियां हैं। तो सारे सपने पूरे हो सकते हैं, लेकिन पहले उस इंसान के छोटे माइंडसेट को बड़ा सपना देखने लायक तो बनाइए। किसी के पास छोटा सा थैला है, अगर उसमें आप अचानक से बहुत सारा सामान डाल देंगे, वो थैला फट जाएगा, वो आपका बड़ा सामान नहीं ले पाएगा। पहले उसको छोटे थैले में छोटा सामान डाल के उसको बेचना सिखाइए, उसको बड़ा थैला लाना सिखाइए। पहले थैले को बड़ा करना सिखाइए, चादर को बड़ी करनी सिखाइए। जैसे ही कोई इंसान घर में बैठा हुआ है, मान लीजिए मैं अभी द्वारका में बैठा हुआ हूँ, यहाँ बैठे बैठे मुझे इंडिया गेट नहीं दिखता, यहाँ से ज्यादा मैं बालकनी तक जाऊंगा तो मुझे सामने की सड़क दिखाई देगी, उसके बाद मुझे मेट्रो स्टेशन दिखाई देगा, उसके बाद मुझे उसके आगे दिखाई देगा। तो जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है, इसीलिए ट्रेनिंग का पैटर्न बनाया गया है, रैंक सिस्टम बनाया गया। जैसे जैसे इंसान इंसान पहले ज्वाइन करेगा, पहले उसको इस कंपनी को ज्वाइन करने की वजह दीजिए, ज्वाइन करने के बाद उसको ट्रेनिंग में आने की वजह दीजिए, ट्रेनिंग में आने के बाद उसको पैकेज लेने की वजह दीजिए, पैकेज लेने के बाद उसको अपग्रेड करने की वजह दीजिए। नहीं तो कंपनी एक ही पैकेज रखती है, अपग्रेड ऑप्शन क्यों रखा है? अपग्रेड करने के बाद उसको टीम बनाने की वजह दीजिए, टीम बनाने के बाद उसको रैंक अपग्रेड करने की वजह दीजिए, रैंक अपग्रेड करने के बाद उसको ऑलरेडी रैंक में आने की वजह दीजिए कि तुमको रॉयल्टी मिलेगी। ऑलरेडी रैंक को जल्दी से हासिल करने की वजह दीजिए कि कार अवार्ड मिलेगा। अपने टीम को एक्टिव रखने की वजह दीजिए, ऑलरेडी रैंक को भी अपग्रेड करने की वजह दीजिए। तो धीरे धीरे आप उसको स्टेप वाइज, क्योंकि ये बिजनेस प्लान भी स्टेप वाइज सेटअप किया गया है। एक साथ अगर आप सारी चीजें उसको बताने की कोशिश करें, सबसे पहला पर्पस होता है ज्वाइन करना। सबसे पहली वजह आप उसकी नीड को समझ के उसकी नीड के हिसाब से उसको ज्वाइन करने की वजह दीजिए। अगर हम प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो प्रोडक्ट में भी नीड की जरूरत है। प्रोडक्ट में लोगों को नीड को कैसे असेस करना है? कोई इंसान शुगर की बीमारी से, अभी शुगर के बारे में किसी ने सवाल भी पूछा था, कोई इंसान शुगर की बीमारी से 10 साल से पीड़ित है, वो कुछ ना कुछ दवाई तो खा रहा है, आयुर्वेदिक खा रहा हो, होम्योपैथी खा रहा हो, एलोपैथी खा रहा हो, 200, 400, 500, 1000 रुपए की दवाई खा रहा है वो महीने की। आप उसको एक दवाई देने आए, आपने उसको बोला ये परमानेंट ठीक हो जाएगा, वो तो इसी उम्मीद में कर रहा है कि कभी ठीक हो जाऊंगा। उसकी नीड क्या है? सबसे पहले एक शुगर के पेशेंट की नीड क्या होती है? शुगर के पेशेंट की नीड होती है कि शुगर की बीमारियों से जो परेशानियां उसको हो रही है, वीकनेस महसूस होता है, आंखें कमजोर होने लगती है, किडनी की पेशाब की प्रॉब्लम आने लगती है, बार बार उसको पेशाब जाना पड़ता है, उसके बाद उसको सेक्सुअल वीकनेस हो जाती है, उसको डर रहता है कि किडनी खराब हो जाएगा, बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, इसका मतलब उसकी नीड क्या है? उसकी ये सारी परेशानियां हैं। शुगर की बीमारी उसकी अब परेशानी नहीं, वो 10 साल जी चुका है इसके साथ, वो उसका दोस्त बन चुका है, साथी बन चुका है। उसकी परेशानी ये सब चीजें हैं जो शुगर के साइड इफेक्ट है। आप उसको बताइए कि सर जब आप ये दवाइयां शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपकी ये जो एलोपैथी दवाइयां हैं, ये जो आप खा रहे हैं, ये गैल्वेस्मेट, ये मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन एसआर, ये सब जो दवाइयां आप खा रहे हैं, ये इसकी साइड इफेक्ट की वजह से हो रहा है। तो जैसे ही 2, 4, 6 महीने आप हमारी दवाइयां खाएंगे, हमारे सप्लीमेंट्स खाएंगे, हमारे प्रोडक्ट की थेरेपी लेंगे, तो सबसे पहले आपके आंखों की ज्योति बढ़नी शुरू होगी, आपको जो सेक्सुअल वीकनेस आ गई है वो कम होना शुरू हो जाएगा, आपके जो पैरों में दर्द रहता है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, आपको जो बार बार प्यास लगती है, बार बार पेशाब जाना पड़ता है, वो
सबसे पहले ये सब ठीक होना शुरू हो जाएगा। शुगर को तो टाइम लगेगा, धीरे धीरे ठीक होगा, लेकिन आपकी तो उसकी जो समस्या है वो ये है, उसकी समस्या ये है, घुटने में किसी के ग्रीस खत्म हो गया तो वो समस्या नहीं है, वो ग्रीस चाटता नहीं था, ग्रीस को ब्रेड पे लगा के नहीं खाना है उसको, या मोटरसाइकिल के पहिए में नहीं उसको वो ग्रीस डालना है। उसकी समस्या वो ग्रीस खत्म होना नहीं है, उसकी समस्या है कि उसकी वजह से उसको घुटनों में दर्द होता है। उसको ये बताइए कि आपको अगर हम सप्लीमेंट देंगे और साथ में थेरेपी भी देंगे, तो बोलेगा कि मैं खाली सप्लीमेंट ले लूं तो काम नहीं चलेगा। तो बोले सप्लीमेंट लेने से तो काम चलेगा, सप्लीमेंट उस ग्रीस को बनाने पे काम करेगा, सप्लीमेंट उसको धीरे 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 बनाना शुरू करेगा। लेकिन आपकी समस्या है कि आप चल फिर नहीं पाते, क्यों? क्योंकि पैर जमीन पे टिकाते ही आपको दर्द होता है, करंट जैसा दर्द लगता है। तो जब हम इक्विपमेंट से थेरेपी देना शुरू करेंगे तो 2-4-5 दिन में आपको दर्द में राहत मिल जाएगी, सप्लीमेंट से ये नहीं होगा। यकीन मानिए, किसी भी घुटने के दर्द वाले की समस्या उसकी ग्रीस का खत्म होना नहीं होता, उसके घुटने का दर्द होता है जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं पाता। तो आप उसकी समस्या को, उसकी नीड को एड्रेस करें। ये मशीन अगर आप ले लेंगे, इसकी थेरेपी अगर आप ले लेंगे, तो आपका दर्द 5-7 दिन में खत्म हो जाएगा, 3 दिन में खत्म हो जाएगा। दवाई तो अपना काम करती रहेगी, धीरे धीरे इलाज चलता रहेगा, वो 2-3 महीना, 4 महीना, 6 महीना लेगी। 6 महीने के बाद आपका ग्रीस पूरा हो जाएगा, तब आप ये थेरेपी छोड़ दीजिए, फिर भी दर्द नहीं होगा। ये थेरेपी से आपका दर्द, तब उसको मशीन की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। नहीं तो उसको लगेगा कि ये तो भैया ठीक तो इस दवाई से ही होना है, 6 महीने लगने ही है, तो मैं क्यों मशीन के पीछे पैसा लगाऊं? मशीन किस काम आ रही है मेरे? मशीन से मेरे को क्या फायदा हो रहा है इतना पैसा खर्च करने का? तो आपको प्रोस्पेक्ट की नीड के हिसाब से गाना बजाना है। तो आपको एक एक्सपर्ट डीजे बनना है और पब्लिक की मूड, भीड़ की मूड, क्राउड की मूड, प्रोस्पेक्ट के मूड के हिसाब से गाना बजाना है। अगर मान लीजिए कि देश से सबको प्यार है, वंदे मातरम गाना सबको पसंद है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाऊं झांकी हिंदुस्तान की सबको पसंद है, लेकिन कहीं पे बर्थडे पार्टी चल रही है और डीजे अगर ये बजा दे आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं, तो फिर क्या लोग डीजे को पीट देंगे कि नहीं पीट देंगे? क्योंकि वहां पे लोगों की नीड वो सॉन्ग नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो सॉन्ग लोगों को पसंद नहीं है, वो सॉन्ग लोगों को खूब पसंद है, वंदे मातरम खूब पसंद है, होली के दिन दिल खिल जाते हैं खूब पसंद है। लेकिन बर्थडे पार्टी में अगर कोई डीजे होली के दिल दिल खिल जाते हैं बजा दे, तो उसका होली हो जाएगा उस दिन। तो आपको अपने प्रोस्पेक्ट का, क्लाइंट का नीड को समझना है और उसको उस हिसाब से एड्रेस करना है। नो हाउ कैन योर प्रोडक्ट हेल्प द प्रोस्पेक्ट, इसके लिए आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी है, जानकारी होनी है कि आपका जो एक्यूलाइफ है वो अगर आप किसी घुटने के दर्द वाले को देंगे तो वो उसके दर्द को तुरंत खत्म कर देगा। कार्टिलेज बनने में, जो ग्रीस जिसको बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, कार्टिलेज बनने में, लिगामेंट्स के रिपेयर होने में तो टाइम जितना लगना है वो लगेगा, लेकिन उसका दर्द जो है, उसकी जो सबसे बड़ी समस्या है कि वो ठीक से चल फिर नहीं पा रहा है, वो टॉयलेट भी ठीक से नहीं जा पाता है, वो पड़ोसी के साथ बात करने नहीं जा पाता है, वो पड़ोस की दुकान तक नहीं जा पाता है, वो मार्केट तक नहीं जा पाता, वो ऑफिस नहीं जा पाता। ये जो उसकी समस्या है वो 2-4-5-7 दिन में खत्म हो जाएगी मशीन के इस्तेमाल से। तो आपका प्रोडक्ट लोगों को कैसे हेल्प कर सकता है, कहाँ पे उसके उसके पेन पॉइंट, जो उसका मेन पेन पॉइंट है उसको कैसे एड्रेस कर सकता है ये जानिए, और कौन सा प्रोडक्ट कर सकता है ये जानिए। प्रोडक्ट के बारे में एक्यूलाइफ है, 10 अवार्ड मिल गए, 50 अवार्ड मिल गए, ये हो गया, ये सर्टिफिकेट मिल गया, ये सब कोई गाना नहीं सुनना चाहता। भैया ये मशीन है, 3 दिन इस्तेमाल करके देखो, तुम्हें फायदा होगा। इतनी भी जानकारी अगर आपको है कि कौन से कैसे हेल्प कर देगा उसको ये मशीन, तो काफी है। ये मशीन कभी पहली बार भी तो बनी होगी जब इसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होगा, कोई टेस्टिमोनियल नहीं होगा, तभी तो ये मशीन बिकी थी ना। क्यों बिकी थी? क्योंकि इस मशीन को बेचने वाले को यह पता था कि ये कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो आप लोगों की नीड को समझिए और ये समझिए कि आपका कौन सा प्रोडक्ट उसकी नीड को कैसे हेल्प कर सकता है, आप आराम से प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे। बीइंग सेल्फ डिसिसिव, लोग अपना डिसीजन लेने में बड़े माहिर होते हैं, चाहे कुछ पता ना हो लोग डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं। सेल्फ डिसिसिव होना अच्छी बात है, लेकिन केवल अपने गोल्स डिसाइड कीजिए। गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन केवल अपने गोल्स डिसाइड कीजिए। गोल डिसाइड कर लेना केवल इंपॉर्टेंट नहीं है, गोल डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अकेले गोल डिसाइड कर लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। गोल क्या होना चाहिए? एक बंदे ने ज्वाइन किया तो उसका गोल क्या होगा कि मुझे इसी महीने ब्रॉन्ज लाइन बन जाना है। गोल्स अचीवेबल भी होने चाहिए। तो गोल डिसाइड कीजिए कि इस महीने मुझे प्लैटिनम कर लेना है, नेक्स्ट मंथ मुझे 6 स्टार बन जाना है, अगले महीने मुझे
अपने लोगों को, टीम के 5 लोगों को 6 स्टार बनाना है या 5 स्टार बनाना है, उसके तो इस तरह से जो गोल आप अचीव कर सकते हैं उस तरह से, और आपके गोल इतने इजी भी नहीं होने चाहिए कि आसानी से अचीव हो जाए। तो गोल डिसाइड करना भी एक कला है, और अपने ही गोल डिसाइड कीजिए, अपना एक्शन प्लान बनाइए। खाली गोल डिसाइड कर लिया कि मुझे भैया प्लैटिनम करना है इस महीने, प्लैटिनम कैसे करना है? प्लैटिनम करने के लिए सबसे पहले गोल्ड करना पड़ेगा। गोल्ड कैसे करना है? पैसे नहीं है 40,000, गोल्ड कैसे करेंगे? उसके लिए एक्शन प्लान होना चाहिए कि 40,000 का कौन सा प्रोडक्ट है। अगर सैनिटरी पैड बेचना शुरू किया तो 40,000 के सैनिटरी पैड बेचने में तो 6 महीना लगेगा, तब तो गोल्ड होते होते 6 महीना हो जाएगा। नहीं, अभी पहले महीने में केवल बीसीएम पे फोकस करूंगा, एच कप पे फोकस करूंगा, मैट्रेस पे फोकस करूंगा, IQ लाइफ पे फोकस करूंगा, क्योंकि एक भी कस्टमर ढूंढ लिया तो मैं गोल्ड बन जाऊंगा, और 2 लोगों को यही सिखा दिया तो प्लैटिनम बन जाऊंगा। तो आपको उस हिसाब से एक्शन प्लान भी बनाना होगा। जो आपका गोल है उसके हिसाब से आपको एक्शन प्लान भी बनाना होगा, लेकिन सिर्फ अपने लिए डिसीजंस लें, दूसरों के लिए डिसीजंस ना लें, खास तौर पे प्रोस्पेक्ट के लिए डिसीजंस ना लें। ये गलतियां हम में से बहुत सारे लोग करते हैं, कभी कभी मैं भी कर लेता हूं। मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, लेकिन कभी कभी मैं भी कर लेता हूं। मैंने अपनी इस हैबिट को बहुत हद तक अब कंट्रोल कर लिया है। शुरुआत में तो मैं भी बहुत ज्यादा करता था। तो इस चीज के लिए थोड़ा सा अवेयर हो जाइए। मैंने देखा है बहुत सारे सीनियर लोग बहुत सालों से कर रहे हैं, फिर भी वो लोग जजमेंटल हो जाते हैं। जजमेंटल कैसे होते हैं मैं आपको बताऊंगा कि जजमेंटल लोग ऐसे होते हैं कि जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी, जब ये सेशन की शुरुआत की थी, तब भी बताया था कि लोग ये डिसाइड करना शुरू कर देते हैं, वो तो बहुत अमीर है, वो क्यों ज्वाइन करेगा, वो तो फलाने कंपनी से जुड़ा हुआ है, उसमें भी ये प्रोडक्ट है, वो क्यों ज्वाइन करेगा, उसके घर में ये है, उसका साथ मेरे साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, वो तो ठीक से बात नहीं करता, वो बहुत घमंडी है, वो बहुत चालू है, वो बहुत लालची है। हम बहुत सारी तरह चीजों की परसेप्शन बना लेते हैं लोगों के बारे में, और उनको प्लान ही नहीं देते, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताते ही नहीं। प्रोडक्ट क्या कहेगा ये उसकी हेडेक है, ये उसकी टेंशन है। मैंने किसी को प्लान दिया, उसको प्लान पसंद करना है, नहीं करना है, उसको प्लान सबसे रद्दी लगना है, दुनिया का सबसे अच्छा लगना है, ज्वाइन करना है, सोचना है, नहीं ज्वाइन करना है, हंसना है, मजाक उड़ाना है, ये उसकी हेडेक है, ये आपकी हेडेक नहीं है। आपका काम है प्लान देना, उसका काम है प्लान सुनना और डिसाइड करना। आप सिर्फ देने पे फोकस करें, अपना डिसीजन ले, देना कैसे है उस चीज को इंप्रूव करें। सामने वाला क्या करेगा, भगवान सबके लिए बराबर है। एक क्लास में एक टीचर सबको बराबर पढ़ाता है, लास्ट बेंच वाले तक को भी एक ही चीज सुनाई देती है जो फर्स्ट बेंच वाले को सुनाई देती है, लेकिन सुन के हर बंदा सही, हर बंदा टॉप नहीं कर जाता क्लास में। तो आप अपना प्लान अपने बेस्ट तरीके से दीजिए, आप अपने प्रोडक्ट को अपने बेस्ट तरीके से प्रमोट कीजिए, जितना बेस्ट आपको आ सकता है। सामने वाला अपने हिसाब से ही रिएक्ट करेगा, वो आपके हिसाब से रिएक्ट नहीं करेगा। What prospect will decide, leave that on him, give your best shot. Just know about the prospect, don't judge him. आपको प्रोस्पेक्ट के बारे में जानकारी तो रखनी चाहिए, जानकारी तो पूरी होनी चाहिए। कौन है, क्या करता है, कौन सी जॉब करता है, जॉब क्या करता है, ये अगर आपको पता होगा तो आपको पता चल जाएगा कौन कितना कमाता होगा, फैमिली में कितने लोग हैं, कितने लोग बैठ के खाते हैं, कितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कितने लोग कमा रहे हैं। तो आप उनकी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। किस तरह के माइंडसेट वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, चालाक लोग, ये सारी चीजें पता जरूर कीजिए, लेकिन उनके बेस पे जजमेंट मत कीजिए। इसके वजह से आपको अपने प्रोस्पेक्ट की नीड असेसमेंट में हेल्प मिलेगी। नीड असेसमेंट में कैसे हेल्प मिलेगी? तो अगर आपने एक प्रोस्पेक्ट के बारे में जान लिया कि अच्छा एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है, कौन से स्कूल में टीचर है, तो फलाने स्कूल में टीचर है। अच्छा उसकी सैलरी तो बहुत ज्यादा नहीं होगी, उसका हस्बैंड क्या करता है, तो हस्बैंड भी कुछ खास नहीं करता, वो किसी प्राइवेट फर्म में नामामूली सी नौकरी करता है, यानी कुल मिलाकर के दोनों 20-25 हजार रुपया महीना कमाते होंगे। इनको अगर मैं बीसीएम के बारे में बताने जाऊं तो शायद ना खरीद पाए, लेकिन अगर मैं इनको एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी बताऊं, क्योंकि इसकी वाइफ के पास भी टाइम है और हस्बैंड भी टाइम निकाल लेगा एक्स्ट्रा पैसे के लिए, क्योंकि दिक्कत होती होगी। तो अगर आप इस तरह से प्लान आउट करेंगे प्रोस्पेक्ट, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे अरे यार इसके पास कहाँ पैसा है, ये कहाँ से गोल्ड कर पाएगा, ये 20,000 रुपया महीना खुद कमाते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके, ये कहाँ से गोल्ड करेंगे, ये तो बिजनेस के लिए बेकार है, ना इसको नहीं बताते।
या इसको अगले महीने बताएंगे, जब बहुत टाइम होगा तब बताएंगे ना, कभी बहुत टाइम नहीं होगा, अभी तो हमें गोल्ड चाहिए, इसको क्यों बताऊं मैं, ये तो गोल्ड कर नहीं पाएगा, इसके पास पैसे नहीं है। इस तरह के डिसीजंस और जजमेंट्स खुद मत लीजिए। प्रोस्पेक्ट को जज करने की जरूरत आपको नहीं है। हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान के पास गए जिसके जेब में 2 रुपए भी ना हो, लेकिन जैसे ही आपने उसको बताया ऐसे करके हो जाएगा, ऐसे गोल्ड हो जाएगा, ऐसे, उसको याद आ गया तो उसका एक बहुत अमीर रिश्तेदार है, पैरालिसिस का अटैक हुआ है उसको 10 दिन पहले ही, वो गोल्ड क्या वो प्लैटिनम कर लेगा उसके लिए प्रोडक्ट लेकर के। आपको कैसे पता चलेगा जब तक आप बताएंगे नहीं। आपके सामने वाले घर में एक बंदा रहता है जो 8,000 रुपए की नौकरी करता है, लेकिन उसका कोई रिश्तेदार है जो पैसे में ठीक ठाक है और उसको अभी 10 दिन पहले, 20 दिन पहले पैरालिसिस का अटैक हुआ है। ये आपको तो नहीं पता हो सकता जब तक आप उस 8,000 की सैलरी वाले से बात नहीं करेंगे। आप उससे बात करेंगे, आप उसको गोल्ड समझाएंगे, प्लैटिनम समझाएंगे, उसके दिमाग का बत्ती जलेगा, बोलेगा कि अगर मैं ये सारा कुछ दे दूं तो वो ठीक हो जाएगा, उसके पास पैसे की भी दिक्कत नहीं है और मैं प्लैटिनम हो जाऊंगा। वो अपनी 3 आईडी लगाएगा, सारा सामान खरीद के उसको दे देगा, वो प्लैटिनम हो जाएगा, उसका रिश्तेदार ठीक हो जाएगा, उसका एडवर्टाइजमेंट भी हो जाएगा, उसका बिजनेस भी चल निकलेगा। लेकिन आप क्या सोचने बैठ जाते हैं, अरे यार वो तो 5-7 हजार 8,000 की नौकरी करता है, वो कहां से गोल्ड कर पाएगा। अभी हमें गोल्ड की जरूरत है, अभी तो टूर क्वालिफाई करना, अभी प्लैटिनम क्वालिफाई करना, अभी ये करना, अभी हमें बड़े ऑर्डर्स चाहिए, उसके पास टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। तो अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में जानिए, उसके बारे में फैसला मत कीजिए, फैसला प्रोस्पेक्ट के ऊपर छोड़िए। हर इंसान इंपॉर्टेंट है, इस बिजनेस में हर इंसान इंपॉर्टेंट है। प्रोस्पेक्ट को जानना जरूरी है, समझना जरूरी है, उसके बारे में डिसिसिव होना, उसके बारे में फैसला करना बहुत ही गलत है। Everyone has some need. Have the right reason for your prospect to buy from you. अब यहां पे बात को समझिए, जरूरत तो हर इंसान की, हर फैमिली में कोई ना कोई बीमार है, कोई ना कोई हेल्थ इश्यू है, हर किसी को पैसा चाहिए, लेकिन उसकी वजह, वो किस वजह से कौन सी बीमारी के लिए कौन सा प्रोडक्ट लेगा, जैसे हमने पीछे भी नीड असेसमेंट की बात की, तो राइट रीजन, सही वजह को पहचानना जरूरी है। सही वजह को अगर आपने पहचान लिया कि आपसे आपका प्रोस्पेक्ट कोई चीज क्यों खरीदेगा, उस सही वजह को पहचानिए। वो आपकी पर्सनालिटी हो सकती है, वो आपका रिलेशन हो सकता है, वो आपका उसको समझाने का तरीका हो सकता है, वो आपकी नीड असेसमेंट हो सकती है, वो आपका अप्रोच हो सकता है। तो इन सारी चीजों पे काम कीजिए। हो सकता है आपका पड़ोसी है, कल तक उसके छत से जो पानी टपकता था वो आपके जमीन में गिरता था, उसने नाला खोल दिया था आपके जमीन में, उसके वजह से आपका उससे झगड़ा हो गया, लेकिन आज आपने टीएन्स ज्वाइन कर लिया, अब आप उसको प्रोस्पेक्ट नहीं कर सकते। उसको प्रोस्पेक्ट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप सोचेंगे इससे तो मैंने अभी 2 महीने पहले झगड़ा किया था, हाथापाई की नौबत आ गई थी, गाली गलौज हुई थी, इसको मैं कैसे बताने जाऊं। आपका सोचना सही है, बट इफ यू हैव अ राइट रीजन, इफ यू हैव अ, क्योंकि अगर आप उसके पास जाएंगे ऐसे स्टेट में, चलो मान लो आपने अपनी ईगो को साइड में रख दिया, उसको जाकर के सॉरी बोल के भी अगर आप बताना शुरू करेंगे तो देखो आपका पड़ोसी क्या सोचेगा, देखो अभी तो 4 दिन पहले लड़ रहा था, अभी अपना मतलब के लिए ये सॉरी बोलने भी आ गया। तो यू हैव टू फाइंड अ राइट रीजन। वो राइट रीजन फाइंड करने की जरूरत है। राइट रीजन क्या हो सकता है? दुश्मनी की वजह से अगर नहीं खरीदेगा तो दोस्ती की वजह से खरीदेगा। आप उससे दोस्ती डेवलप नहीं कर सकते क्योंकि आप मतलब ही लगेंगे, लेकिन उसका कोई तो दोस्त होगा जो आपका दुश्मन नहीं होगा। तो फाइंड दैट पर्सन, फाइंड दैट राइट रीजन फॉर हिम। आपका दुश्मन भी आपको ज्वाइन कर सकता है इफ यू फाइंड दैट राइट रीजन, राइट पर्सन, कि वो किसको ज्वाइन करेगा, वो किसको ज्वाइन करेगा। एक बहुत बड़ा आदमी है, बहुत अमीर आदमी है, वो कोई आपको बिजनेस देगा, लेकिन उसके लिए अप्रोच करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप उसके ड्राइवर को अप्रोच कर सकते हैं, आप उसके सेक्रेटरी को अप्रोच कर सकते हैं, वो तो बड़े नहीं है। अगर मान लीजिए कोई मिनिस्टर ही सही, लेकिन उसका सेक्रेटरी तो वही, या उसका जो पीए होता है या उसका प्यून जो होता है जो उसको चाय पिलाता है, वो उसका बहुत मुंह लगा होता है। कोई बहुत बड़ा अफसर है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसको भी कोई चाय पे, उसको आप पकड़िए, उसको पैसा चाहिए, उसको बिजनेस दिलाइए, वो अपने आप सारी चीजें उसको बेच लेगा। तो यू हैव टू फाइंड ए राइट रीजन कि कोई बंदा क्यों खरीदेगा आपसे। अगर आपसे नहीं खरीद सकता, आपसे दुश्मनी है, तो किससे ले सकता है? यू हैव टू फाइंड अ राइट पर्सन, राइट रीजन। सेल्फ डिसीसिव मत बनिए कि ये तो बहुत बड़ा आदमी है,
ये तो मेरा दुश्मन है, इससे तो मेरा झगड़ा हुआ था, ये सारी चीजें डिसाइड करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ हमारा काम करना है। नॉन अधेरेंस टू लेड डाउन प्रोसीजर्स, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी बताया था कि हर काम का, हर बिजनेस का कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, उनको सीखना जरूरी है। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग के कुछ बेसिक रूल्स हैं कि डायरेक्ट सेलिंग अगर आपको करना है तो क्या क्या चीजें आपको करनी है। लोगों से झूठ नहीं बोलना है, लोगों को झूठे वादे नहीं करने हैं, झूठे सपने नहीं दिखाने हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है, बहुत बड़े बड़े कमिटमेंट नहीं करने हैं जिनको आप डिलीवर ना कर पाए। आपकी फेस वैल्यू आपको बचानी है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपके फेस वैल्यू पे चलती है। आपकी फेस वैल्यू अगर आप अच्छी रहेगी, तो अगर आपकी नॉलेज थोड़ी कम भी है तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपकी फेस वैल्यू खराब है तो शायद काम खराब हो सकता है। इसलिए कुछ बेसिक रूल्स हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के, और टीएन्स बिजनेस में भी वो बेसिक रूल्स लागू होते हैं। उनको सीखिए, उनको समझिए, उनको ध्यान रखिए, उनको फॉलो कीजिए। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो एक ग्रोइंग लीडर होता है, जो सक्सेसफुल लीडर, लीडर तो बहुत सारे होते हैं, एवरीवन इज ए लीडर, मैं भी एक लीडर हूं, लेकिन मैंने कह दिया मैं लीडर हूं, उससे मैं लीडर नहीं हो गया। लीडर की लीडरशिप को डिफाइन करती है उसकी सक्सेस और उसकी ग्रोथ। तो लीडर, जो ग्रोइंग लीडर है, जो सक्सेसफुल लीडर है, उसको पता होता है, वो सबसे सही बंदा होता है बताने के लिए कि सही रास्ता क्या है, क्योंकि उसने वो रास्ता तय किया है। अगर कोई गोल्ड लाइन बना है, अगर कोई स्टार गोल्ड लाइन बना है, अगर कोई डायरेक्टर बना है, अगर कोई सिल्वर लाइन बना है, अगर कोई 8 स्टार बना है, तो उसने वो सफर तय किया है, उसे पता है कैसे बनना है। चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो, चाहे उसको अंग्रेजी नहीं आती हो, चाहे वो दिखने में अच्छा नहीं हो, चाहे उसको कपड़े पहनने का ढंग नहीं हो। वैसे तो लीडर्स जो होते हैं उनको ये सारी चीजें होती है, लेकिन आप उसको जज मत कीजिए। अगर एक लीडर है, वो सीनियर रैंक पे पहुंचा है, वो अगर अभी भी ग्रो कर रहा है, अभी भी पैसा कमा रहा है, अभी भी सक्सेसफुल है, तो डेफिनेटली वो इस बिजनेस के बारे में बेस्ट जानता है। आपसे तो बेस्ट जानता ही, मेरे से तो बेस्ट जानता ही। अगर कोई गोल्ड लाइन है, मैं चाहे कितनी भी अच्छी ट्रेनिंग कर लूं, कितना भी अच्छा लेक्चर दे दूं, आपको कितना भी भाषण पिला दूं, लेकिन एक गोल्ड लाइन है, वो मुझसे बेहतर ही जानता है, डेफिनेटली बेहतर जानता है। क्योंकि अगर मैं उससे बेहतर जानता होता तो मैं गोल्ड लाइन होता, वो 8 स्टार होता। तो डेफिनेटली जिसने जो अचीवमेंट की है वो उसका हकदार है और वो बेहतर जानता है। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने लीडर्स को, सक्सेसफुल लीडर को, ग्रोइंग लीडर को, पॉजिटिव लीडर को फॉलो करें, उसको भरोसा करें। वो जो सिखाता है उसकी, हो सकता है कई बार आपकी उसकी बात अटपटी लगे, आपको लगे कि अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये तो बिजनेस डूब जाएगा, ये प्रोस्पेक्ट नाराज हो जाएगा, ये चिढ़ जाएगा, ऐसे करने से तो घाटा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा, उसको सही पता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप कमरे से बाहर निकले, रास्ता दिख रहा है कि राइट को जा रहा है, आपका लीडर बोले कि लेफ्ट को जाओ, आपको लगेगा ये पागल है, लेफ्ट में तो रास्ता बंद है, 100 फीट आगे जाकर के ये गली बंद हो जाती है, राइट में जाना चाहिए, राइट को रास्ता। लेकिन अगर वो लेफ्ट बोल रहा है तो आपको लेफ्ट में जाना चाहिए। जैसे गूगल मैप में नहीं होता है, गूगल मैप में कहीं अगर आपने लगा दिया और कई बार कई रास्ता पता होता है तो आपको लगेगा कि ये रास्ता तो अच्छा है, ये रास्ता खाली रहता है, ये रास्ता ज्यादा चौड़ा है, ये रोड ज्यादा सही है, लेकिन ये गूगल पता नहीं कहां से गलियों गलियों से दिखा रहा है। अगर इधर से गूगल के चक्कर में फंसा तो बहुत टाइम लगेगा, मुझे सीधे रास्ते चलना है, हाईवे जाना है, रिंग रोड से जाना है। आप रिंग रोड से गए, पता चला आगे एक ट्रक बिखरा पड़ा है, किसी को ठोक दिया है, लोगों ने वहां सड़क जाम कर दी है। आप पहुंचे, आपके पीछे 50 गाड़ियां और पहुंच गई, ना तो आगे जा सकते ना पीछे जा सकते, 4 घंटे वहीं जाम में फंस गए। तो एक्चुअली में जो आपका लीडर होता है वो सही रास्ता जानता है। आप केवल कॉमन सेंस वाला जनरल रास्ता जानते हैं, जो आपका दिमाग, हर किसी का दिमाग आपको बता सकता है। बट उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए, उस पर्टिकुलर बिजनेस को अचीव करने के लिए, उस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए, उस पर्टिकुलर इनकम को, उस पर्टिकुलर रैंक को अचीव करने के लिए सबसे सुटेबल रास्ता क्या है। जरूरी नहीं है जो सबसे छोटा रास्ता हो वही सुटेबल हो, जरूरी नहीं है जो सबसे चौड़ा रास्ता हो वही सबसे सुटेबल हो। सबसे सुटेबल रास्ता क्या है वो आपको एक ग्रोइंग और सक्सेसफुल लीडर ही बताएगा। ऑलवेज ट्रस्ट योर लीडर, ऑलवेज ट्रस्ट योर सक्सेसफुल एंड पॉजिटिव अपलाइन। अपलाइन का मतलब स्पॉन्सर नहीं होता। हो सकता है कि आपके स्पॉन्सर ने आपसे 1 दिन पहले ज्वाइन किया हो, या सेम डे ज्वाइन किया हो, या 10 दिन पहले ज्वाइन किया हो, तो वो आपको सारी चीजें नहीं सिखा सकता। आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग में जो अच्छी रैंक पे है, जो अच्छी तरह से एक्टिव है, पॉजिटिव है,
वही आपका लीडर है, वही आपका मेंटोर है, उसको आप फॉलो करें, उसको आप भरोसा करें, आप आसानी से सक्सेस पा सकते हैं। Prospects might say many things. Don't deviate from set rules just to please the customer. Remember, your customer will not buy just to please you. इसको समझिए। कई बार क्या होता है कि हम लोगों को बोलते हैं जूम मीटिंग देखने आ जाओ, 7 बजे जूम मीटिंग है, 12 बजे जूम मीटिंग है, 4 बजे जूम मीटिंग है। ये तो चलो लॉकडाउन के पीरियड की बात है। बाकी टाइम में हम बुलाते हैं उनको ओपीपी में, संडे को ओपीपी है, थर्सडे को ओपीपी है, वेडनेसडे को ओपीपी है, 12 बजे आना है। वो बोलेगा नहीं, आप मेरे को घर आकर, आप उसको बोलोगे कि आ जाओ, हम आपको डेमो दिखाएंगे, आप ऑफिस आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ, आपको, वो बोलेगा नहीं मैं तो नहीं आ सकता, मैं तो बहुत बिजी रहता हूँ, मैं आप हमें घर आके बता दो। ऐसा होता है कि आपको कुछ और सिखाया गया है, आपका जो क्लाइंट है, आपका जो कस्टमर है, वो आपको बोलता है कि आप ऐसा कर लो, तो आप सोचते हैं कि यार अगर इसको मना कर दिया तो ये नाराज हो जाएगा, नाराज हो जाएगा तो बिजनेस नहीं ज्वाइन करेगा, नाराज हो जाएगा तो प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो आप क्या करते हैं, उसको खुश करने के लिए उसकी बात मान लेते हैं, उसको खुश करने के लिए आप उसकी बात मान लेते हैं। वो कई बार उल्टी पुल्टी बातें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जो हमारा सिस्टम हमें सिखाता है। हर टीम का, हर लीडर अपनी टीम को एक सिस्टम के हिसाब से चलाता है। हर टीम का एक सिस्टम होता है कि ये ओपीपी होनी है, इसमें गेस्ट आना है, इस तरह के लोगों को ओपीपी में ही बुलाना है, इस तरह के लोगों को ओपीपी में नहीं बुलाना है, इस तरह के लोगों को 1-on-1 मीटिंग करनी है, इस तरह के लोगों को होम प्रेजेंटेशन करना है, लेकिन इस तरह के लोगों को होम प्रेजेंटेशन के लिए मना कर देना है। हर टीम का एक सिस्टम होता है। आपकी टीम का भी एक सेट रूल होगा, सेट सिस्टम होगा। अगर आपका कोई कस्टमर आपको उस सिस्टम से अलग चलने के लिए बोलता है, तो आप सोचिए आप उस इंसान के लिए सिस्टम तोड़ रहे हैं जो पता नहीं आपके साथ बिजनेस करेगा या नहीं, जो पता नहीं आपके साथ जुड़ेगा या नहीं, जो पता नहीं आपका प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं। जो सिस्टम आपके पीछे खड़ा है, उस सिस्टम के रूल को उस इंसान के लिए तोड़ रहे। क्यों? क्योंकि आप अपने प्रोस्पेक्ट को नाराज नहीं करना चाहते, आप अपने प्रोस्पेक्ट को खुश करना चाहते। क्या आपका प्रोस्पेक्ट खाली आपको खुश करने के लिए आपका प्रोडक्ट खरीदेगा कि चलो भाई साहब आए हैं इतनी भारी 15 किलो की मशीन लेकर के, अगर मैं खरीद लूं तो ये खुश हो जाएंगे, चलो मैं खरीद लेता हूं? क्या वो उसका जो सेट रूल है कि ऐसी चीजें होंगी तभी लूंगा, इतना डिस्काउंट मिलेगा तभी लूंगा, मेरे फैमिली को ये फायदा होगा तभी लूंगा, मेरे टाइम को सूट करेगा तभी बिजनेस करूंगा, फ्री होगा तभी बिजनेस करूंगा, टीम मिलेगी तभी बिजनेस करूंगा, ये होगा, वो उसका अपने सेट रूल्स है, वो उससे अलग नहीं हटेगा। वो आपको खुश करने के लिए ना तो बिजनेस ज्वाइन करेगा, ना तो आपका कोई प्रोडक्ट खरीदेगा। उसकी अपनी जरूरत होगी तो ही खरीदेगा, उसकी अपनी खुशी होगी तो ही खरीदेगा। आप उसको खुश करने के लिए अपने सिस्टम को क्यों तोड़ते हैं? मत तोड़िए। सिस्टम बहुत सालों की मेहनत के बाद, बहुत सारे एक्सपीरियंस के बाद, बहुत कुछ घोटने के बाद, छानने के बाद जो वो अमृत निकला है ना, बहुत सारी चीजों को मिलाने के बाद जो निचोड़ निकला है ना, उससे सिस्टम बनता है, उससे रूल्स बनते हैं। ये रूल किसी ने ऐसे ही चलते फिरते नहीं बना दिए। हजारों लोगों का दिमाग लगता है कि ओपीपी कैसे होनी है, क्या रूल होने चाहिए, क्या सिस्टम होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का दिमाग लगता है, सालों की मेहनत लगी है इन सबको बनाने में। किसी एक इंसान को खुश करने के लिए उसको इतनी आसानी से मत तोड़ दीजिए। अगर कोई बहुत बड़ी जरूरत आ जाए कि उसको तोड़े बिना काम चल ही नहीं सकता, तो सबसे पहले अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग में किसी समझदार लीडर से डिस्कस कीजिए कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, हमें ये सिस्टम के अगेंस्ट जाके, ये रूल के अगेंस्ट जाके ये करना पड़ रहा है, तो क्या किया जाए। उसकी सलाह के बाद ही कोई कदम उठाएं। सिंपली जस्ट किसी प्रोस्पेक्ट को खुश करने के लिए कभी भी सिस्टम ना तोड़े। लेट डाउन प्रोसीजर जो है, किसी भी चीज को काम करने, ज्वाइनिंग का जो प्रोसीजर है, कभी किसी का गेस्ट है किसी के नीचे डाल दिया कि चलो उसको प्लेटिनम बनना है, उसको पहले बना देते हैं, इसको बाद में देखेंगे। गलत है ये। किसी का प्रोडक्ट है किसी के नाम में चढ़ा दिया, गलत है ये। जो सिस्टम, जो सेट है, किसी भी काम को करने का जो सेट तरीका है, उससे डेविएट मत कीजिए। अगर बहुत बड़ी कोई इमरजेंसी है तो अपने किसी सीनियर लीडर से कंसल्ट करने के बाद, सलाह लेने के बाद ही करें, और अपने ही लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग में इस तरह की सलाह लें। ऐसे आप बहुत सारे, हमारा बाकी कंपनीज की तरह हमारे यहाँ डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी नहीं है। हमारे यहाँ टीएम्स में बहुत अच्छा माहौल है। हर लीडर एक दूसरे को सिखाता है, एक दूसरे को हेल्प करता है। आप किसी की भी टीम से हो, आप पांडे सर की जूम मीटिंग में पैसा वो खर्च कर रहे हैं, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं किसी और टीम से हूँ, आप किसी और की टीम से हो सकते हैं, ये मीटिंग देख रहे हैं।
तो इतना अच्छा माहौल बाकी कंपनियों में नहीं है। आप सब खुशकिस्मत हैं कि आपको ऐसे लीडर्स मिले हैं। जावा सर की मीटिंग कोई देख सकता है, पांडे सर की मीटिंग कोई देख सकता है, पॉल सर की मीटिंग कोई देख सकता है, और जितने भी लीडर्स हैं, खासतौर पे नॉर्थ इंडिया में ये 3-4 लीडर्स हैं जिन्होंने एक अच्छा सिस्टम शुरू किया है कि कोई भी किसी की मीटिंग दे, हर कोई हर किसी को हेल्प करता है। तो ऐसा सिस्टम आपको बहुत जगह नहीं मिलेगा। लेकिन इस तरह की सलाह लेने के लिए अपनी लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग में किसी से भी पकड़ के सलाह ना ले ले। हो सकता है कोई आपको हैंडसम लगता हो, कोई स्मार्ट लगता हो, कोई किसी की बातें अच्छी लगती हो, आप उनसे भी लीजिए सलाह। लेकिन एक सेकंड ओपिनियन, जैसे होता है ना, डॉक्टर से, एक डॉक्टर से सलाह लिया और दूसरे डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन ले लिया, अपने पसंद के डॉक्टर से फाइनल ओपिनियन ले लिया, उस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग में अपने किसी सीनियर लीडर से एक बार कोई भी समस्या आने पे जरूर कंसल्ट करें। मानना ना मानना आपके ऊपर है, आप किसको मानेंगे उसी हिसाब से आपका बिजनेस, आपका लाइफ ग्रो करेगा। लेकिन कंसल्ट जरूर करें, छुपा के, धोखे में रख के, अंधेरे में रख करके काम ना करे, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे गेम्स और गिमिक्स देखते हुए आपके लीडर उस लेवल पे पहुंचे होते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम लीडर को नहीं बताएंगे, ऐसे कर लेंगे, हम अपने अपलाइन को नहीं बताएंगे, ऐसे कर लेंगे, उसको कुछ पता नहीं चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका कोई गलती होता भी है तो ऐसा नहीं है कि वो गलती छुप गई है आपके अपलाइन से, उसको अपनी पूरी टीम की सारी एक्टिविटी दिखती है, क्योंकि वो सबसे ऊपर होता है, ऊपर से सारी चीजें क्लियर दिखती है, उसको सारी एक्टिविटी दिखती है। अगर वो चुप है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपको समझता है कि नया है, इसको समझ नहीं है, वो आपकी डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहता, वो आपकी बदनामी नहीं करना चाहता। इसीलिए सेट रूल्स और नॉर्म्स को ना तोड़े, स्मार्ट बने, ओवर स्मार्ट ना बने, अपने सीनियर के साथ फेयर रहे, ट्रांसपेरेंट रहे, आपका बिजनेस अच्छी तरह से ग्रो करेगा। नीड असेसमेंट, ये मैंने आखिर में रखा है और अब टाइम भी हम नजदीक पहुंचते जा रहे हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मैंने बोला था नीड असेसमेंट के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। ये डायरेक्ट सेलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट आर्ट है, इसको आपको मास्टर करना चाहिए। ये मैंने एक स्लाइड में थोड़ा सा लिख दिया है, इससे इसकी मास्टरी नहीं होगी। होगा तो मैं नीड असेसमेंट के ऊपर एक प्रेजेंटेशन बनाऊंगा कुछ दिनों में, और इसके ऊपर एक पूरी ट्रेनिंग करूंगा, और 1.5 घंटा भी शायद काफी ना हो नीड असेसमेंट को पूरा करने के लिए, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं ताकि तब तक आपका काम चल सके। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि ये इतना एक्सपर्ट है कि गंजे को कंघी बेच सकता है। सुना है ना, ये कहावत कई बार सुना होगा। सेलिंग ए कॉम टू ए बैड पर्सन इज चीटिंग, नॉट बिजनेस। जो किसी गंजे को कंघी बेच देना धोखाधड़ी है, बिजनेस नहीं है। इस तरह के काम अगर आप करेंगे तो आपकी इमेज और आपका बिजनेस दोनों खत्म हो जाएंगे। अगर आपको गंजे को बेचना है तो टोपी बेचो ना, कि भाई तेरे को धूप से बचाएगा। आप उसको तेल बेचो ना कि भैया बाल आ जाएंगे। आप उसको हेड केयर अपरेटस बेचो ना कि बाल आ जाएंगे। आप उसको टोपी बेचो, रुमाल बेचो, आप उसको साइनिंग करने वाला क्रीम बेचो कि भैया तुम्हारा जो गंजा है वो चमकेगा। कंघी क्यों बेचना है? कई लोग आपको मिल जाएंगे सिखाने वाले, और इस तरह की बातें करने वालों पे कभी भरोसा ना करें। गंजे को कंघी बेचना आर्ट नहीं है, ये चीटिंग है। आपका प्रोडक्ट चाहे हाउ एवर गुड इज योर प्रोडक्ट, तो इसीलिए नीड असेसमेंट, गंजे की नीड, मैंने ये क्यों बोला कि नीड असेसमेंट में ये क्यों बोला, क्योंकि गंजे को कंघी की जरूरत नहीं है। आप उसको उसकी नहीं, उसको टोपी की जरूरत है, उसको रुमाल की जरूरत है, उसको शाइनिंग क्रीम की जरूरत है, उसको बाल उगाने के ऑयल की जरूरत है, उसको हेड केयर की जरूरत है, उसको जिंक की जरूरत है ताकि बाल उगे, उसको मल्टीविटामिन की जरूरत है ताकि बाल उगे, लेकिन उसको कंघी की जरूरत नहीं है। तो आप उसको कंघी नहीं बेचे। अगर वो आप पे भरोसा करके खरीद भी लेता है तो ये आपको अल्टीमेटली बाद में नुकसान पहुंचाएगी। तो ऐसे काम ना करें, उसकी नीड को ही उसे बेचे। However good is your product, your prospect will not buy it till he feels that your product is useful for him. आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, जब तक, अब मेरे पास भगवान की दया से, आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के आशीर्वाद से मेरे पास आज के डेट में 3 गाड़ियां हैं, 2 मोटरसाइकिल है। एक मोटरसाइकिल मेरी बहुत पुरानी है और एक मोटरसाइकिल मैंने शौक के लिए बुलेट की रखी हुई है, और अब मैं दूसरी मोटरसाइकिल, बुलेट का एक नया मॉडल आया है, वो भी लेने के लिए सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो पसंद आ रही है। मुझे बाइक का शौक ज्यादा है गाड़ियों से। अब मेरे पास 3 गाड़ियां, एक पुरानी गाड़ी है, उसके बाद 2 नई गाड़ियां ली है मैंने, जो दोनों 2 साल से ज्यादा पुरानी नहीं है। BMW कंपनी कार भी बनाती है और साइकिल भी बनाती है। BMW की साइकिल की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, कोई डाउट नहीं है इसमें कि BMW की साइकिल अच्छी होती है।
कोई डाउट नहीं है कि पल्सर मोटरसाइकिल अच्छा है, कोई डाउट नहीं है कि बुलेट 350 क्लासिक अच्छा है, लेकिन मैं क्यों लूं? मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास गाड़ी है, मैं कहीं भी जाता हूँ साइकिल से नहीं जाता हूँ, दिल्ली की धूप में या दिल्ली की सर्दी में आप साइकिल चला नहीं सकते, मैं क्यों लूं? इसका ये मतलब नहीं हो गया कि आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि BMW की साइकिल खराब है, या मैं 6 महीने साल भर में कभी एक बार साइकिल चलाता हूं, मैं क्यों फालतू में 30,000 रुपए फंसाऊं साइकिल में, जब वैसी साइकिल 6-7 हजार में भी मिल जाती है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, आपका प्रोडक्ट अच्छा है सिर्फ इतना काफी नहीं होता, कस्टमर को, प्रोस्पेक्ट को उसकी कितनी जरूरत है ये भी इंपॉर्टेंट है। आज अगर कोई BMW की साइकिल बेचने मेरे पास आए तो मैं नहीं खरीदूंगा, चाहे मैं मानता हूं, मैं पहले से मानता हूं कि BMW की साइकिल दुनिया की सबसे अच्छी साइकिल होती है, मुझे उस प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कोई डाउट नहीं है, वो प्रोडक्ट अच्छा है, मुझे इस बात में कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज अभी 2-4 दिन पहले आंधी आई, मेरी एक गाड़ी का कवर उड़ गया, अगर अब मार्केट नहीं खुल रहा, मेरे को कवर कहां लेने जाऊं? अगर अभी मेरे घर पे कोई किसी नॉर्मल ऑर्डिनरी कंपनी का भी कार कवर बेचने आए तो शायद मैं खरीद लूंगा, मुझे उसकी नीड है। अब आप सोचेंगे हमारे पास तो खाली सप्लीमेंट है, हमारे पास तो लिमिटेड प्रोडक्ट है, हम हर नीड को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं? एक्चुअल में अगर आप अपने प्रोडक्ट को सही से समझेंगे तो हम लोगों की ऑलमोस्ट हर नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं, हेल्थ से रिलेटेड हर नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं, फाइनेंशियल हर नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं। हमारे पास चाय की पत्ती नहीं है, पांडे सर की लैंग्वेज में जो चूरन छाप कंपनियां होती है उनके पास चाय की पत्ती भी है, हमारे पास चाय की पत्ती नहीं है। लेकिन चाय की पत्ती खरीद के जो चाय पीता है, उसको चाय पीने के साइड इफेक्ट्स भी होते होंगे, उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती होगी, उसको लिवर में प्रॉब्लम होती होगी, उसको गैस होता होगा, उसको कॉन्स्टिपेशन होता होगा। तो हमें उसको उस चीजों के नुकसान समझा करके उसको चाय से ग्रीन टी पे शिफ्ट करके उसको ग्रीन टी दे सकते हैं, और उसकी एसिडिटी खत्म करने के लिए उसको FOS, चिटोसन या एचकअप दे सकते हैं। आपको नीड को समझना है। हमारे पास ऑयल नहीं है, राइस ब्रान ऑयल नहीं है, हमारे पास मस्टर्ड ऑयल नहीं है, हमारे पास ये ऑयल नहीं है, वो ऑयल नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते कि राइस ब्रान ऑयल खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल कम रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा। लेकिन हम जानते हैं कि जो बंदा रिफाइंड ऑयल खा रहा है, जो बंदा घी खा रहा है, डालडा खा रहा है, उसको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है। तो हमारे पास ओमेगा है, हमारे पास स्पाइरुलिना है, हमारे पास कोएंजाइम है, हमारे पास चिटोसन है, हम उसके कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। हम उसका ऑयल ना बदले, ऑयल बंदा क्यों बदलता है? लोग जो चूरन साहब कंपनी वाले हैं, वो लोगों की ऑयल क्यों बदलवाने जाते हैं कि ये ऑयल पियोगे तो इससे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम मर जाओगे, तो इसलिए ये ऑयल ले लो। आप उसकी नीड समझिए, उसकी नीड ऑयल चेंज करना नहीं है, उसकी नीड है कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन। उसकी नीड है कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम का सोल्यूशन। आपके पास ऑयल नहीं है तो क्या हुआ? आपके पास ओमेगा है ना, तुम ये ऑयल यूज करते हो, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, मर जाओगे। ओमेगा खाओ, कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं मारेगा। जो अभी तक हो चुका, अगर मान लीजिए कोई बंदा अभी तक दूसरा ऑयल यूज कर रहा है, कोई दूसरी कंपनी वाला उसको समझाता है जाकर के कि ये ऑयल यूज करो तो कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, लेकिन आप उसको समझाइए कि आगे नहीं होगा, वो बात तो छोड़ो, पीछे जो हो चुका है ये इसको भी हटा देगा, ये खाओ। अब नीड को समझेंगे तो आपके पास हर चीज के लिए प्रोडक्ट है, हर चीज में आपको वो नीड निकालनी होगी, समझना होगा। इसीलिए प्रोडक्ट का स्लाइड पढ़ लेना। ट्रेनिंग में कोई आकर के स्लाइड पढ़ के सुना दे, मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग इसलिए ऐसे नहीं करता कि स्लाइड लेकर के पढ़ दूं। मैं अगले सेशन जब भी आपके सामने होऊंगा इस जूम पे, तो वो मेरा सप्लीमेंट्स का ट्रेनिंग होगा। उसके लिए मैं अपनी तरफ से कुछ और तैयारियां कर रहा हूं कि मैं नीड को फोकस करके वो ट्रेनिंग करूंगा कि ओमेगा है तो ओमेगा में ये मिला हुआ है, इसकी ये एफिकेसी है, इसको ये खा सकता है। नहीं, ओमेगा को आपको कैसे प्रमोट करना है, BCM को आपको कैसे प्रमोट करना है। BCM में इतने वाट का मोटर है, इतना ये है, इतना इस 15 मिनट में ये 5 किलोमीटर के बराबर। दैट इज नॉट, वो BCM का कैरेक्टरिस्टिक है। आप कार के शोरूम में बैठे हुए सेल्समैन नहीं है कि आपको उसका स्पेसिफिकेशन बताना है, या मोबाइल के काउंटर पे खड़े, मोबाइल दुकान के काउंटर पे खड़े हुए सेल्समैन नहीं है कि आपको स्पेसिफिकेशन बताना है मोबाइल का, और लोग खुद ब खुद समझ जाएंगे। मोबाइल के बारे में जब जाता है तो आप किसी सेल्समैन आपको बोलेगा इसमें 32 मेगापिक्सल का कैमरा है, 64 GB मेमोरी है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है। कोई बोलेगा अच्छा फिर एप्पल का फोन इतना महंगा होता है उसमें 12 मेगापिक्सल का कैमरा क्यों होता है? मेगापिक्सल की समझ नहीं होती उसको।
वहां पे वो इतना बोल लेता है बिकॉज उसी से उसका काम चल जाता है। सबको पता है मेगापिक्सल क्या होता है, कितने एमएच की बैटरी है, तो उसका क्या मतलब हुआ, उसको समझाना नहीं है। आपको लोगों की नीड को एड्रेस करना है। मोबाइल की दुकान पे जाएंगे तो आपको कोई पूछता है कि आपको कैसा फोन चाहिए, तो आप बोलोगे कैमरा अच्छा होना चाहिए, वो आपकी नीड है। लेकिन जब आप बोलते हैं कि मेरे को फोन दिखाओ, अच्छा फोन दिखाओ, तो वो दिखाना शुरू करता है इसमें इतना मेगापिक्सल, इसमें इतना एमएच, वैसे दिखाना शुरू करता है। बट व्हेन ही आस्क योर नीड, क्या पूछता है, आपको कैसा फोन चाहिए, तो आप क्या बोलते हो, लो बजट में होना चाहिए, बैटरी अच्छी होनी चाहिए, कैमरा अच्छा होना चाहिए, मेरे को फ्रंट कैमरा अच्छा चाहिए, मेरे को फ्लैश अच्छा चाहिए, मेरा काम है कि मैं पूरे दिन बाहर रहता हूं, मेरे को बैटरी बैकअप अच्छी चाहिए, मेरे को फोन हीट होने से कान में दर्द होने लगता है, हीटिंग प्रॉब्लम नहीं चाहिए, मेरे फोन पे कई बार पानी गिर जाता है, मेरे को वाटर प्रूफ चाहिए। तो इस तरह से आप अपनी नीड बताते हैं। तो हर कस्टमर की, ये तो मैंने फोन की बात की, वैसे ही सेहत के मामले में भी कस्टमर्स की नीड होती है, बिजनेस इनकम के मामले में भी कस्टमर की नीड होती है। तो वो नीड को समझिए, नीड असेसमेंट जरूरी है। उसके बाद फोकस ऑन सेलिंग वंस नीड नॉट योर प्रोडक्ट, ये तो बोल दिया मैंने। व्हेन योर कस्टमर स्टिक्स ऑन प्राइस, यू फोकस ऑन वैल्यू एंड वर्थ। अब मैं इस चीज की बात करता हूं, वैल्यू एंड वर्थ की, क्योंकि कस्टमर कई बार आपको बोलता है ये तो महंगा है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, एक 5 रुपए का पेन जब एक एग्जामिनेशन हॉल में कोई बंदा पहुंचा, इंस्टीट्यूट के बाहर, कॉलेज के बाहर, एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर, और उसको याद आता है कि भैया मैं पेन लाना भूल गया। अब वहां पे एक पान की दुकान है जो पेन नहीं बेच रहा, उसको पूछता भैया पेन है क्या, वो बोलेगा नहीं पेन नहीं है। बोले यहाँ आसपास कोई स्टेशनरी की दुकान है, दुकान वाला बोलेगा नहीं नहीं है। तो वो बोलेगा भैया आपके पास पेन है, बोलेगा भैया मेरे पास पेन तो है लेकिन मेरे को अपने काम का है। वो स्टूडेंट बोलेगा भैया मुझे दे दो, मैं एग्जाम लिखने आया हूँ, पेन भूल गया। तो दुकानदार बोलेगा नहीं नहीं मैं नहीं दे सकता, मेरे को भी जरूरत पड़ती है, भैया प्लीज दे दो, मेरा एग्जाम का सवाल है, आप ज्यादा पैसे ले लो। ही विल ऑफर ज्यादा पैसे। वाई? बिकॉज उस समय उसके लिए पेन की वैल्यू है, उसका वर्थ ज्यादा है। आप ट्रेन में ट्रेवल करते हो, रिजर्वेशन नहीं है, आप अकेले ट्रेवल कर रहे हो, आपके पास सामान भी नहीं है, आप कहीं भी किधर भी कोने में बैठ के किसी से रिक्वेस्ट करके टॉयलेट के पास खड़े होकर के कुछ किसी भी तरह से गुजारा कर लेते हो। लेकिन आप सिचुएशन इमेजिन करो, आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, आपके साथ फैमिली है, बच्चे हैं, सामान बहुत है, बहुत लंबी जर्नी है, तब क्या करते हो, आप टीटी के पास अप्रोच करते हो, बोलते भैया कोई सीट दिला दो, एक्स्ट्रा पैसे ले लो, आप उसे ऑफर करते हैं एक्स्ट्रा पैसे। कहां तो लोग महंगे की बात करते हैं, कहां उल्टा आप उसे डबल पैसे ऑफर कर रहे हैं, ट्रिपल पैसे ऑफर कर रहे हैं। क्यों? कम से कम एक सीट दिला दो। अब 3 सीट का प्राइस देने को, आपने टिकट ली हुई है, आपके पास 3 लोगों की टिकट है, एक वाइफ है, एक बच्चा है, तीनों की टिकट है आपके पास, आपने 3 टिकट के पैसे ऑलरेडी दिए हुए हैं। फिर भी आप क्योंकि आपकी वेटिंग में है, तो आप एक कंफर्म सीट के लिए भी 3 टिकट के बराबर पैसा देने को तैयार हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उस समय आपके लिए उस सीट की वैल्यू है, उसका वर्थ ज्यादा है। तो चीजों को उसके वर्थ पे बेचिए। भाई साहब आपके 12,000 का ये हेड केयर अपरेटस तो है, लेकिन ये एक्यूलाइफ से हमने चेक किया, ये आपके ब्रेन आर्टरीज में, हार्ट के आर्टरीज में ब्लॉकेज बता रहा है। अभी ये 12,000 आपको महंगा लगेगा, अगर अटैक आ गया तब क्या होगा? 12,000 में काम चल जाएगा? बताओ, पैरालिसिस का अटैक आ गया, 12,000 में काम चल जाएगा? अब एक शुगर का पेशेंट आता है, वो बोलता है मेरी तो जब दवाई 600 रुपए महीने की आती है, आपका तो बहुत महंगा है, आप तो मुझे बीसीएम लेने के लिए बोल रहे हो, आप तो मुझे एक्यूलाइफ लेने के लिए बोल रहे हो। तो दोनों मिलाकर के, एक्यूलाइफ और बीसीएम मिलाकर के हो गया 75,000, 80,000। और उसके बाद आप बोल रहे हो कि शुरुआत के 6 महीने 2-3 सप्लीमेंट खाने पड़ेंगे, तो 5,000 रुपया महीना वो हो गया, तो 30,000 हो गया। तो 80 और 30, 1,10,000। और उसके बाद बोल रहे हो कि 1.5 साल तक 1,000 रुपए का सप्लीमेंट खाना पड़ेगा, तो यानी 18,000। तो यानी 1,28,30,000 रुपए का खर्चा बता दिया आपने। यहाँ तो मेरा 700 रुपए, 600 रुपए, 500 रुपए महीने में काम चल रहा है, आपका प्राइस तो उसने ज्यादा कर दिया, महंगा हो गया आपका। कहाँ वो 500 रुपए में महीने में काम चला रहा है, कहाँ आपने उसको 1,30,000 का बजट बता दिया, तो महंगा हो गया ना आपका।
आप घबरा जाएंगे, ये 500 रुपए का महीना खर्च कर रहा है, इसलिए 1,30,000 में आप उसको उसकी वर्थ समझाइए कि भैया कितने साल से शुगर है, बोलेगा 5 साल से है, तो मतलब 6,000 रुपए महीने के हिसाब से आप 30,000 रुपए महीने की दवाई खा चुके हो। हाँ जी, बिल्कुल खा चुका हूँ 6 साल में, 5 साल में। अच्छा, उसके बाद टेस्ट कितनी बार कराया, तो महीने में 1 बार कराता हूँ, चलो 100 रुपए टेस्ट का मान लो, 1,200 रुपए यानी 6,000 रुपए टेस्ट के दे चुके हो। हाँ जी, दे चुका हूँ, तो 36,000 हो गया। अच्छा, डॉक्टर के पास कितनी बार जाते हो, 3 महीने में 1 बार। कितनी फीस लेता है, तो 500 रुपए, यानी साल में 4 बार जाते हो, 2,000 रुपए, यानी 5 साल में 10,000 रुपए, यानी 46,000 हो गया। 46,000 आप अभी तक खर्च कर चुके हो। हाँ जी, बिल्कुल। इसके बाद डॉक्टर ने क्या बोला, कितने टाइम में ठीक हो जाएगा, तो डॉक्टर ने तो बोला कि जिंदगी भर नहीं ठीक होगा। अच्छा, कितने साल जीने की उम्मीद रखते हो, तो बंदा सोचे में पड़ेगा, 45 साल अभी उम्र है, कम से कम 25 साल तो और जीऊंगा, 70 तक तो खींच ही लूंगा। अच्छी बात है। अगर यही हिसाब से चलता रहा, अगर 500 रुपए महीने के हिसाब से 6,000 रुपए महीने की ही दवाई खाते रहे, तो 25 साल में कितने की दवाई खा लोगे, 1,50,000। टोटल कितना हो गया, अगर 25 साल में कितनी बार चेकअप कराएगा, कितनी बार डॉक्टर को फीस देगा, उसके बाद आंखें खराब हो जाएगी, आंखों वाले डॉक्टर के पास भी जाएगा, चश्मा भी लेगा, आंखों की दवा भी खाएगा, फिर किडनी में प्रॉब्लम होगी, उसका भी टेस्ट कराएगा, फिर लिवर में प्रॉब्लम होगी, पैरों में प्रॉब्लम होगी, सेक्सुअल डिसऑर्डर होगी, फिर हो सकता है आपको किडनी, जिनको लिवर की प्रॉब्लम, ये डायबिटीज की प्रॉब्लम 10 साल 15 साल रह जाती है, उनको डायलिसिस भी कराना पड़ता है, तो उसका भी खतरा होगा। फिर उसके बाद किडनी अगर चेंज करानी पड़ गई, बदलनी पड़ गई, तो उसका भी खर्चा हो सकता है। फिर भी कोई बचता नहीं है, जान भी जा सकती है। तो कुल मिलाकर के अगर ये सब कुछ नहीं हुआ, तो भी 2-2.5 लाख तो खर्चा करने वाले ही हो, अगर 500 रुपए की दवाई ही खाते रहो तो। और उसके साथ साथ 20-25 साल या जब तक आप जियोगे तकलीफ भी झेलोगे, डॉक्टर के चक्कर भी लगाओगे। अगर इंसुलिन लगना शुरू हो गया, तो 3-4 हजार रुपए महीने का खर्चा हो जाएगा। तो इंसुलिन के साथ अगर 4,000 रुपए महीने की भी इंसुलिन लग रही है, तो 1 साल में 50,000, 5 साल भी जिए इंसुलिन के साथ, तो 2.5 लाख रुपए। हम तो 1,30,000 में 1.5 से 2 साल में आपको ठीक कर रहे हैं। ना तकलीफ, ना इंसुलिन, ना कोई साइड इफेक्ट, ना कोई तकलीफ, पूरी जिंदगी आराम से जियो, ना कोई डायलिसिस होगी, ना किडनी बदला जाएगा, और पैसा भी कम खर्च हो रहा है। तो आपको वर्थ समझानी पड़ेगी, उसके लिए आपको खुद ही वर्थ समझनी पड़ेगी। आपको पूरा ट्रीटमेंट मैकेनिज्म समझना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट्स की पावर को समझना पड़ेगा। कोई बोलेगा बीसीएम, भैया मैं नौकरी करता था, नौकरी छूट गई, अब तो इतना पैसा भी नहीं है, बीसीएम ले लूं मेरा पैरालिसिस ठीक तो हो जाएगा, एक्यूलाइफ ले लूं मेरा पैरालिसिस ठीक तो हो जाएगा, हेड केयर। लेकिन तुम ये बीसीएम, एक्यूलाइफ, हेड केयर तीनों मिला के 90,000 का खर्चा बता रहे हो। यहाँ मेरे को पैरालिसिस का अटैक हो गया, प्राइवेट नौकरी करता था 30,000 रुपए की, वो सैलरी भी बंद हो गई, 90,000 का खर्चा कहां से करूं। तो बोलो भाई आपकी बात सही है, मेरी आपके साथ सहानुभूति है, इसीलिए मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस बताया, कस्टमर प्राइस नहीं बताया। आप ये देख लो, एमआरपी ये है, मैंने आपको 20% कम बताया। क्यों? क्योंकि मुझे भी पता है आपकी नौकरी चली गई है, आप पैरालाइज हो गए हो, आप बेड पे लेटे हो, कमाई रुक गई है, आप कहां से लोगे, इसलिए मैंने आपको अपनी प्रॉफिट छोड़ दी, आपको 20% कम बताया। लेकिन सोचो, अगर ये नहीं लोगे तो कभी किसी पैरालिसिस वाले को ठीक होते देखा है? जिंदगी भर बिस्तर पे रहोगे, जिंदगी भर नहीं कमाओगे। 30,000 रुपए महीने आपकी सैलरी है, ये अगर खर्च कर दिया तो 3 महीने का लॉस हो गया, उसके बाद जिंदगी भर कमाओगे सही। लेकिन अगर ये नहीं लिया, और अगर ठीक होने में बाकी तरीकों से जिस तरह से स्लो प्रोग्रेस होता है 2 साल लग गया, तो 2 साल में 7 लाख का लॉस है, 7 लाख की सद, क्योंकि इस हालत में नौकरी तो नहीं कर पाओगे, 7 लाख का लॉस है। तो 90,000 का लॉस चाहिए आपको कि 7 लाख का लॉस चाहिए, आप खुद डिसाइड कर लो। मैं तो जितनी मदद कर सकता था आपकी कंडीशन देख करके 20% डिस्काउंटेड रेट आपको बता दिया। मैं एमआरपी पे नहीं ले रहा हूं, अपना मार्जिन नहीं ले रहा हूं। मैं साहब इतनी मदद कर सकता हूं, मशीन मैं नहीं बनाता, कंपनी बनाती है, दाम कंपनी डिसाइड करती है। मैं जितना कर सकता था मैंने कर दिया, लेकिन आप इस मशीन से 3 महीने की सैलरी के बराबर 90,000 का लॉस है। लेकिन अगर आप ये मशीन नहीं इस्तेमाल करोगे, 2 साल भी नहीं नौकरी पे जा पाए, तो 3.5 लाख रुपए सालाना हिसाब से 7 लाख का लॉस है। तो 90,000 का घाटा सही कि 7 लाख का घाटा सही? ये बात उसकी समझ में आएगी, वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करेगा पैसे का, क्योंकि उसको भी ठीक होना है, उसको भी नौकरी पे जाना है। तो आप उस मशीन की के प्राइस पे बात मत करें, आप उस मशीन के वर्थ पे बात करें कि उस मशीन की वैल्यू क्या है उस इंसान के लिए।
उस मशीन की वैल्यू उस इंसान के लिए उसका जीवन है, उसका लाइफ टाइम का कैरियर है, उसका अपने पैरों पे खड़ा होना है, उस मशीन की वैल्यू। कोई मेरे पास आता है, बोलता है हार्ट में ब्लॉकेज है, बोलता हाँ जी ठीक हो जाएगा, एक्चुअली मशीन की थेरेपी से ठीक हो जाएगा। बोले कितने की है? मैं कहा हार्ट के ब्लॉकेज की, हार्ट फेल की क्या कीमत लगाते हो आप अपने लिए? कोई आता बोलता है ये प्रॉब्लम है, कितने की है? बोलो आपके लिए आपकी जान की क्या कीमत है? तो इस हिसाब से यानी मतलब ये मजाक की बात नहीं है, ये लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स हैं, लोगों की जिंदगी बचाते हैं, लोगों की जिंदगी बनाते हैं। तो आप अगर इनके वर्थ पे बात करेंगे तो प्राइस की बात छोटी पड़ जाएगी। बीसीएम मशीन 20 बीमारियों को ठीक कर सकती है। अगर किसी के परिवार में 20 नहीं, उसमें से 5 ही प्रॉब्लम है, किसी के पैर में दर्द होता है, किसी को आर्थराइटिस है, किसी को मोटापा है, किसी को नींद नहीं आने की प्रॉब्लम है, किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो 20 बीमारी के हिसाब से 40,000 रुपए की कीमत 2,000 रुपए पर बीमारी हुई। ये सब बीमारियां 2,000 में कहां ठीक होती है भाई साहब? आप उस मशीन की वर्थ बताइए। आपको ये 40,000 में महंगा लग रहा होगा, लेकिन ये सोचिए ना कि ये 20 बीमारियां आपके परिवार में आएगा तो आपको 1 रुपया नहीं खर्च करना है। 2,000 पर बीमारी के हिसाब से आपका परिवार सेफ है। अगर किसी को पैरालिसिस हो जाए तो 2,000 में ठीक हो। आपके घर में 5 लोगों को ये बीमारी, आप पूरा इलाज का कॉस्ट पता करो, पता चलेगा 5 लाख रुपए आ रहा है। तो ये तो मशीन तो 5 लाख रुपए का काम कर रही है आपके लिए, आपको 40,000 में महंगी लग रही है। आप लोगों को प्रोडक्ट की वो प्राइस पे चिपके रहेंगे, क्योंकि उनको पे करना है। जिसकी जेब से निकलता है उसको तो दर्द होता है, तो वो तो चिपकेगा प्राइस पे, ये उसका धर्म है। आपका धर्म क्या है? वर्थ पे चिपकना, वैल्यू पे चिपकना। आप वर्थ और वैल्यू पे पकड़ के बैठे रहिए, हम्बल रहिए, आर्गुमेंट नहीं करना। मैंने क्या बोला कि साहब जी मैं आपकी, वहीं पे अगर आप बोलेंगे अच्छा तो नौकरी चली गई तो क्या करेगा, जिंदगी जीना छोड़ देगा क्या? नौकरी चली गई तेरी तो इसमें मेरी गलती है, टीएंस कंपनी की गलती है, तेरे लिए प्रोडक्ट फ्री कर दे, ऐसे मत बात कीजिए। ऐसे नहीं बात करना है। उसको बोलना है मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ, मुझे भी सहानुभूति है आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे, लेकिन मैं क्या करूं, कंपनी मेरी नहीं है, प्रोडक्ट मैं तो नहीं बनाता हूं, ये मशीन कितने में बिकेगी ये तो कंपनी ने डिसाइड किया। कंपनी ने डिसाइड किया कि 48,000 में बिकेगी। कंपनी ने हमको बोला तुम्हारा 10,000 का प्रॉफिट रहेगा, तुमको 38,000 का देंगे। तो वो प्रॉफिट मैं आपको छोड़ रहा हूँ, मुझे 38 का मिलता है, मैं आपको 38 का ही दिला रहा हूँ, मैं तो इतना ही कर सकता हूँ। तो हम्बल रहिए, आर्गुमेंट मत कीजिए, लेकिन फोकस्ड रहिए, अपनी बात पे फोकस रखिए, अपने मशीन के वर्थ पे फोकस रखिए। उनको रिजल्ट आएगा, वो प्राइस की बात करें, आप रिजल्ट की बात करो। वो महंगे की बात करें, आप वैल्यू की बात करो। वो इनका इतना पैसा खर्च हो जाएगा इसकी बात करें, इस खर्च से उनको क्या क्या फायदा हो जाएगा आप इसकी बात करो। वो अपना धर्म निभाएंगे पैसा बचाने का, आप अपना धर्म निभाओ एक डायरेक्ट सेलर का। सिर्फ इतनी सी बात है। आप अपना ही पजामा पहनते हैं, दूसरे का तो नहीं पहन सकते। तो आपका धर्म है वर्थ पे बात करना, आपका धर्म है फायदे गिनाना, आपका धर्म है अपनी बात पे रहना। आप उस पे रहिए, फोकस्ड रहिए। आपको सिर्फ ये बात पे रहना है फोकस कि किस तरह से उसकी जरूरत है, उसका इस मशीन के बिना काम नहीं चलना, उसका इस प्रोडक्ट के बिना काम नहीं चलना, उसकी जिंदगी खराब हो जानी है आगे अगर उसने इस मशीन को इस्तेमाल नहीं किया तो। अगर वो आज पैसे बचा लेता है 40,000, तो आगे इसकी वजह से उसको 40 लाख का नुकसान हो सकता है, उसकी जिंदगी खराब हो सकती है। ये वर्थ समझाइए आप उसको। लैक ऑफ एक्यूरेट नॉलेज। इतनी देर इस स्लाइड में मैंने आप लोगों को बहुत बारी बुलशिट किया, एक्चुअल में वही कि लैक ऑफ एक्यूरेट नॉलेज, सही जानकारी नहीं होती। नॉलेज इज द की टू सक्सेस। केवल प्रोडक्ट को, प्लान को, प्रोफाइल को जानना काफी नहीं होता, ये बात मैं बता चुका हूं। ट्रेंड को भी जानना है, मार्केट में क्या ट्रेंड है, लोग किस तरह से समझने की कोशिश करते हैं, लोगों के पास कितना टाइम होता है, मार्केट का माइंडसेट क्या है, उसके हिसाब से आपको अपने स्ट्रैटेजी में। आजकल न्यूज़पेपर आप सबके घर में आता है, सभी में पर्चे आते हैं, लेकिन उस पर्चों को आप पढ़ते हैं क्या? बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसके मैसेजेस आप भी नहीं पढ़ते, तो आप उस ग्रुप में पोस्ट डालते जा रहे, कोई नहीं पढ़ रहा, आप तो खुश है। तो आपको मार्केट के नीड के हिसाब से, लोगों के माइंडसेट के हिसाब से, बदलते हुए माहौल के हिसाब से आपको अपने मार्केटिंग के स्ट्रैटेजी में लगातार बदलाव करते रहना है। ये बदलाव
आप क्वार्टरली कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, सीजन वाइज कर सकते हैं। अभी जैसे कोरोना आया, लोग इम्यूनिटी पे काम करने लगे। अभी कोरोना के बाद गर्मी आ जाएगी, गर्मी में क्या फायदे हैं, इस तरह से आपका फिर पॉल्यूशन का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। नॉर्मल सब कुछ हो जाएगा, ट्रैफिक, गाड़ियां, फैक्ट्री सब खुल जाएगी, फिर पॉल्यूशन का प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको उसके हिसाब से काम करना है। तो बदलते हुए दौर में, बदलते हुए समय में आपको अपने आप में रेगुलर अपग्रेड करते रहना है। अपग्रेड इंपॉर्टेंट है, अपग्रेड जरूरी है। नॉलेज का अपग्रेड होना चाहिए, स्किल्स का अपग्रेड होना चाहिए, स्ट्रैटेजी का अपग्रेड होना चाहिए, टेक्निक्स का अपग्रेड होना चाहिए और रेगुलर होना चाहिए। रुका हुआ पानी भी सड़ जाता है। रवानी है तभी जवानी है, नहीं तो बुढ़ापा आ जाएगा, याद रखिए। चलते रहेंगे तो रहेंगे, नहीं तो रुका हुआ तो पानी भी सड़ जाता है। एक जो पत्थर होता है ना, कहते हैं ना पहाड़ पहले इतना ऊंचा था, 100 साल बाद इतना ऊंचा गया। तो जो पत्थर है ना, जो निर्जीव माना जाता है, पत्थर, पत्थर से ज्यादा निर्जीव क्या माना जाता है? तो पत्थर भी अपना आकार बढ़ाता रहता है, अपने आप को अपग्रेड करता रहता है, ऊंचा करता रहता है। इंसान होकर के भी अगर हम अपग्रेड करना छोड़ दें अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को, एक कहावत है, शार्पन योर हॉर्न्स। लड़ाई हो ना हो, फौजी गोली चलाने की प्रैक्टिस करता है, एक तीरंदाज अपने तीर को धारदार बनाता है, एक तलवारबाज अपने तलवार को शान देता ही देता है। क्योंकि जब लड़ाई हो जाएगी, कहते हैं ना, जब प्यास लगेगी तब कुआं खोदने जाओगे क्या? तो आपको रेगुलर अपग्रेड करते रहना है, नई ट्रेनिंग्स, नई टेक्निक्स, नए स्ट्रैटेजी सीखते रहना है। हर ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है अच्छा पांडे सर आ रहे, फिर तो वही बताएंगे, पॉल सर आ रहे वही स्लाइड पढ़ेंगे, नहीं। अगर वो उस पूरे 1-1.5 घंटे में एक लाइन भी नहीं बोलते हैं तो वो आपकी लाइफ बदल सकती है। इसलिए हर ट्रेनिंग पूरा शुरू से लास्ट तक देखना इंपॉर्टेंट है। गुड एंड पॉजिटिव नॉलेज फ्रॉम एनी सोर्स इज वेलकम। वो सोर्स किताबें हो सकती है, वो सोर्स सोशल मीडिया हो सकता है, वो सोर्स न्यूज चैनल हो सकता है, वो सोर्स आपके कलीग्स हो सकते हैं, वो सोर्स आपके डाउनलाइन हो सकते हैं, जूनियर हो सकते हैं, आपका सब्जी वाला, आपका दूध वाला, कोई भी हो सकता है। अच्छी और पॉजिटिव बात, अच्छी और पॉजिटिव नॉलेज किसी भी सोर्स से आए उसको स्वीकार कीजिए। ये नहीं ये तो मेरा डाउनलाइन है, ये मेरे को क्या सिखाएगा। हो सकता है डाउनलाइन आपको कुछ सिखा दे। नॉलेज गिव्स योर पावर दैट ड्राइव्स योर बिजनेस। जो जानकारी है, जो सही, प्रॉपर और पॉजिटिव नॉलेज है, वही आपको वो शक्ति दे सकती है जो आपके बिजनेस को चलाएगी। और कहीं पे ये शक्ति नहीं है, कोई दूसरा बंदा नहीं चला सकता। हम कई बार सोचते हैं अरे इसने ज्वाइन कर लिया तो हमारा बिजनेस चल पड़ेगा, उसने ज्वाइन कर लिया तो उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, अपलाइन ने सपोर्ट कर दिया, मेरे को एक पावर लिंक दे दिया, अपलाइन ने मेरे लिए प्लान दे दिया, मेरे लिए एक मीटिंग कर दिया। नहीं, कुछ नहीं। ये आपकी अपनी नॉलेज है जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ा सकती है, आपके बिजनेस को चला सकती है। बाकी कोई चीज नहीं, किसी चीज पे डिपेंड मत कीजिए। सिर्फ आपके अंदर क्या नॉलेज है, आपके दिमाग में क्या है, आपके हाथों में क्या स्किल है, आपके अंदर क्या हुनर है, केवल यही आपके बिजनेस को चलाएगा। तो अपने नॉलेज को अपग्रेड करने पे हमेशा काम कीजिए। थैंक यू। अब मैं आप लोगों के एक बार क्वेश्चंस ले लेता हूं कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछे आप लोगों ने चैट में। तो सारे क्वेश्चंस तो नहीं ले पाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। गाजर के 2 टुकड़े कौन कर रहा भाई? कि सर प्रोडक्ट हमारी कंपनी में ही बनता है या हम मार्केटिंग करते हैं? सर हमारे सारे ही प्रोडक्ट अपने हैं। हम थर्ड पार्टी को एक्वायर करके प्रोडक्ट बनाते हैं, हम किसी वेंडर से परचेज नहीं करते। शुगर के पेशेंट को कैसे कन्विंस नहीं करना है सर, उसको उसका सोल्यूशन बताना है। कन्विंस क्यों करेंगे आप? तो गर्लफ्रेंड थोड़ी पटानी है। सर जी आपने बहुत अच्छा समझा, मैंने बहुत कुछ सीख लिया। थैंक यू सर। यू टोल्ड दैट नोइंग प्रोडक्ट इज नॉट सर सो मेनी क्वेश्चंस दैट हाउ वी नो दैट व्हिच प्रोडक्ट इज इन व्हिच प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम मैं आपकी समझ रहा हूँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि किस प्रॉब्लम में कौन सी। उसके लिए बहुत सारे लिस्ट भी अवेलेबल हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग में भी बताया जाता है। बट प्रैक्टिकली कैसे करना है उस चीज को, उसके ऊपर मैं एक ट्रेनिंग तैयार कर रहा हूँ कि आसान लैंग्वेज में। मैं टेक्निकल नहीं होना चाहता, टेक्निकलिटी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती है। तो रिया वलेचा जी, बहुत जल्दी मैं एक पीपीटी तैयार करूंगा कि कौन से प्रोडक्ट को प्रैक्टिकली मार्केट में कैसे प्रमोट करना है, वो कौन से नीड को हिट करता है, इसके बारे में एक ट्रेनिंग जल्दी करूंगा।
यूट्यूब पे डालना मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, अगर पांडे सर ने रिकॉर्ड किया होगा तो जरूर वो यूट्यूब पे डाल देंगे। आई एम न्यू जॉइनर, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए और खुद को मोटिवेट कैसे करे। सीख, ये कौन से हैं, दरवेश यादव जी, सीखने पे जोर दीजिए, जितना नॉलेज आता जाएगा ना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना बूस्ट अप होता जाएगा। और सबसे सिंपल तरीका बताऊं, आपको जो लीडर आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग में पसंद हो ना, जो अच्छे से ग्रो कर रहा हो, अच्छे से कमा रहा हो, उसको कॉपी करना शुरू कर दीजिए। जैसे पहले होता था ना, मिथुन अगर पसंद है तो मिथुन जैसे बाल, मिथुन जैसी चाल, मिथुन जैसे कपड़े, मिथुन जैसी बोली। अमिताभ पसंद है तो सब कुछ उसके जैसा, धर्मेंद्र पसंद है तो सब कुछ इसके जैसा। वैसे ही अपना कोई हीरो या हीरोइन चुन लीजिए और उसको रोल मॉडल बना करके उसको कॉपी करना शुरू कर दीजिए, आप सफल हो जाएंगे। न्यू जॉइनर, एक्सीलेंट ट्रेनिंग, जैसा कि मैं स्वीकार करता हूँ। बीच में कुछ जोक भी सुना दी गई सर, हर्षवर्धन सर की तरह। हर्षवर्धन सर कौन है मैं नहीं जानता, अगर कोई जोक हो तो आप लोग लिख दिया कीजिए, मैं सुना दूंगा। सर जी कोई गलती? थैंक्स सर, बहुत अच्छा सुना, सुनने वालों के लिए माइंड ब्लोइंग सेशन। प्रोवाइड टुडेज सेशन वीडियो रिकॉर्डिंग। वीडियो रिकॉर्डिंग में पता करूंगा, मैंने तो रिकॉर्ड नहीं किया है, अगर किसी ने रिकॉर्ड किया होगा तो जरूर आप लोगों को। न्यू जॉइनर सेल्फ कॉन्फिडेंस विल हैपन आफ्टर सेल, समवन इज नॉट हैप्पी एंड अगेंस्ट इट। अगर आपने उसको सही जानकारी करके, दीपा जैन जी पूछ रहे कि व्हाट विल हैपन इफ आफ्टर सेल समवन इज नॉट हैप्पी एंड अगेंस्ट इट। अगर आपने सही सेल, सही जानकारी करके सही प्रोडक्ट दिया है, उसके नीड को असेस करके, ऐसी नौबत नहीं आएगी। स्टिल अगर ऐसी नौबत आती है तो हमारे यहाँ जो रिप्लेसमेंट के लिए जो प्रोग्राम है, उस चीज वो पॉलिसी आप सीखिए और कस्टमर को बताइए, उसके हिसाब से आप वो कर सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट 32 स्क्वायर किलोमीटर, 32 स्क्वायर किलोमीटर नहीं है, हमारा पूरा जो एरिया है वो 3.2 स्क्वायर किलोमीटर है। वो पॉइंट आप शायद देख नहीं पाए, 3.2 है, वो 32 नहीं, 3.2। जॉइंट पेन के लिए बहुत सारे सॉल्यूशन है, इसके लिए मैं आगे से बताऊंगा, अभी इतना टाइम। जॉइंट पेन के लिए आप स्पाइरुलिना, मल्टीविटामिन और एक्यूलाइफ इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यू नाइस इंफॉर्मेटिव, थैंक यू सर। ट्रेनिंग सर, बीसीएम प्रोडक्ट ट्रेनिंग के टू बी हेल्ड एट एक्यूलाइफ के बारे में, बिल्कुल सारी चीजों के बारे में दोबारा से ट्रेनिंग करेंगे, जरूर करेंगे। और मैं सर को बोल दूंगा कि नहीं होगा तो मेरी ट्रेनिंग का फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, हम जरूर करेंगे और सारा कुछ सिखाएंगे आप लोगों को, चिंता मत कीजिए। अभी ये जो जूम का सेशन शुरू हुआ है, अभी नॉर्मल होने लगी है सिचुएशन, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग ये जूम की ट्रेनिंग बंद कर देंगे। ये जूम की ट्रेनिंग जैसे चल रही है वैसे ही कंटिन्यू रहेगी, इतनी ज्यादा नहीं होगी। अभी ऑफिस में काम होने लगेगा तो उसके बाद लेकिन हम फिर से ये एक आधा ट्रेनिंग ये जूम पे होती रहेगी और आप लोगों को बेनिफिट मिलता रहेगा जितने भी। और एक्यूलाइफ के बारे में कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, सबसे पहले जो उसकी जो सबसे करंट पर, जैसे दर्द का कोई पेशेंट आया तो सबसे पहले ग्रुप 1 पे दीजिए ताकि उसका दर्द का काम खत्म हो। आप मेरा एक्यूलाइफ वाला सेशन आपको मैं फेसबुक वाला भेज दूंगा। चलिए, थैंक यू।